स्वागत है सभी का मैं इस नए वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही दिन बाद हम अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे वीडियो। बीच में कुछ इम्पोर्टेंट काम था, उसमें हम फंसे हुए थे, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो अब से ये वीडियोस रेगुलर रहेगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पे जो मंथली करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है, जो कि न्यूज़ में आया रहता है, बहुत ही बार बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ रहता है, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का दिसंबर मंथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। तो सबसे पहला हम लोग पॉलिटी और गवर्नेंस का टॉपिक देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और एज़ यूजुअल जैसा कि हम बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टाइम में आपको इसी से रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है। और ये आपका यूपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, या कोई भी आपका एसएससी का एग्ज़ाम्स हो ना, उसमें आपका ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिस्कशंस होगा बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशंस होगा, और जो भी फैक्चुअल डिटेल्स है वो हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। बहुत ही लंबा इंट्रो हो गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग का पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक हम लोग का आ जा रहा है यहाँ पे, लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। तो ये अब न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है ना, एक हम लोग का केस हुआ था जिसको समीउल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस था। उसमें जो है फंडामेंटल रिफॉर्म्स लाने के लिए बोला है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, और कंट्री का जो भी लैंड रजिस्ट्रेशन और टिलिंग टाइटलिंग सिस्टम है, उसमें फंडामेंटल रिफॉर्म्स आएगा। तो कौन सा केस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का आ जाता है यहाँ पे क्या, समीउल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है। ये अभी रिसेंट ट्रेंड में देखा गया है कि आपका जो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम्स होता है ना, उसमें भी केसेस के बारे में ना बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया में कौन सा एक फंडामेंटल केस रह चुका है, तो समीउल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्लियर। और इसमें न्यूज़ में क्या था तो हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। तो इसमें क्या बोला गया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, वो जो बिहार का रूल मेकिंग म्यूटेशन जो था ना, जो म्यूटेशन का जो प्रूफ था, मैंडेटरी था फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, उसको बोला है कि वो अब से वैलिड नहीं रहेगा। और इसमें ये भी सुप्रीम कोर्ट बोला है कि जो भी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स है, ट्रांजैक्शंस है, वो कोई ओनरशिप का, उसमें कोई आपका मतलब वो आपका ओनरशिप का प्रूफ नहीं है। ठीक है। कोई भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है या जो रिकॉर्ड्स पे हो रहा है या कोई भी ट्रांजैक्शंस है ना, वो ओनरशिप का रिकॉर्ड, ओनरशिप का आपका वो गारंटी नहीं देता है। ठीक है। और इसमें ये भी बोला गया है, जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन है अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, कौन सा, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट इसको मेंशन कर लीजिएगा, 1908। ठीक है। इसके तहत ना हम लोग का जो भी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है ना, वो हम लोग का म्यूटेशन हो गया, जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपडेट होता है, वो एक सेपरेट प्रोसेस हो गया। और ये कोई हम लोग का टाइटल या कोई इम्पोर्टेंट हम लोग का क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस नहीं है। ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग जब इतना देख ही रहे हैं, तो लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक्चुअल में हम लोग का इंडिया में ना किस हिसाब से आया था। तो लैंड हम लोग का कौन से सब्जेक्ट में आता है, तो स्टेट सब्जेक्ट में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, लैंड कम्स अंडर आर स्टेट सब्जेक्ट। क्लियर। स्टेट सब्जेक्ट में आता है ये। और जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स है, वो हम लोग का कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख लीजिए, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड। ठीक है। ये हम लोग किस में आता है, तो हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। और हम लोग का कौन से स्केड्यूल में है, तो स्केड्यूल 7 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कौन से स्केड्यूल में, स्केड्यूल 7 में। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम अब कितने टाइप्स का होता है हम लोग का, तो टाइप्स देख लीजिए यहाँ पे, टाइप्स ऑफ लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम लोग का हो गया डीड रजिस्ट्रेशन। डीड बनता है हम लोग का। ठीक है। डीड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है। और एक हम लोग का होता है सेकेंड, डीड हो गया। सेकेंड कम्स अपना टाइटल रजिस्ट्रेशन। क्या होता है हम लोग का, टाइटल रजिस्ट्रेशन। ठीक है। या इसको टाइटल रजिस्ट्रेशन को ना, ये टोरेंस रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है। टोरेंस सिस्टम। और हम लोग का जो डीड रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया ना, इसमें क्या होता है, तो जो डीड्स है उसको रजिस्टर किया जाता है इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो कोई हम लोग का टाइटल का गारंटी नहीं देता। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसमें रजिस्ट्रेशन होता है ना, उससे आप टाइटल नहीं होते किसी भी एक पर्टिकुलर लैंड के लिए।
और इसमें ओनरशिप है आपका तभी प्रूव होगा तब जबकि एक जो डीड जो बना है ना, जैसे सपोज़ आप फर्स्ट पार्टी है, ठीक है, आपने किसी को लैंड बेचा सेकंड पार्टी को, उन्होंने थर्ड पार्टी को लैंड बेचा, तो अगर इन्होंने ये डीड रजिस्ट्रेशन कराया ना, तो इससे इनको ओनरशिप का राइट नहीं मिलेगा कब तक, जब तक ये जो पीछे का जो चेन है ना ये पूरा वैलिडेट ना हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब टाइटल रजिस्ट्रेशन में क्या होता है हम लोग का, तो जो रजिस्ट्रेशन है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ टाइटल है, और इसमें गवर्नमेंट जो है ना वो गारंटी देता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन या ओनरशिप जो है ना कोई भी चेंज हो रहा है तो आपका माने एक ही बार में चेंज हो जाएगा यहाँ पे। और जो ओनर जो रहेगा ना, जैसे सपोज़ ये एक प्रॉपर्टी, ये एक लैंड है, ठीक है, इसको अगर किसी ने खरीदा, एक इन्होंने खरीदा, इन्होंने किसी और को बेचा, तो जब तक इन्होंने अगर टाइटल रजिस्ट्रेशन करवाया है और इनके पास है ज़मीन ना, तो ये इनके नाम से रहेगा। और जैसे इन्होंने इनको भेज दिया और अगर इन्होंने टाइटल रजिस्ट्रेशन करवाया इस लैंड का, तो इसी वन मैंने ये जो टाइटल रजिस्ट्रेशन होगा उसी में इनका जो है एक हम सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल इनको मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट इसको इनको प्रोवाइड करेगा। तो ये हम लोग का बेसिकली दो टाइप का हम लोग का यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है इंडिया में। क्लियर। अच्छा, इसमें और एक वेरी इंपॉर्टेंट केस है जो कि आई गेस ये आपका आ सकता है, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, के गोपी वर्सेस सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार केसेस। क्लियर। ये हम लोग का 2025 का है। क्लियर। इसमें क्या बोला गया था ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये बोला था कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 वो हम लोग कोई एम्पावर नहीं करता है सब रजिस्ट्रार को टू चेक टाइटल और ओनरशिप। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें जो है ना जो भी सब रजिस्ट्रार है उनका रोल क्या रहता है, जस्ट एक मिनिस्टेरियल रोल है। और उनका ये मैंडेट किया जाता है कि वो वेरीफाई करे कोई भी पेपर वर्क हो जो कि हम लोग का कोई भी जो पार्टीज़ है ना वो अगर वॉलेंटरीली उसको अगर साइन करें ना, तो उसको जस्ट वो वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो ये के गोपीनाथ वर्सेस सब रजिस्ट्रार केस, ये भी इसमें आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर। ये हो गया हम लोग का। अब आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कुछ ना इसमें इश्यूज़ है हम लोग का, जो कि हम लोग का अभी लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया में चल रहा है ना, उससे रिलेटेड कुछ हम लोग का इश्यूज़ है। तो एक बार हम लोग इश्यूज़ पे फटाफट यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। इश्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहला इशू हम लोग क्या हो जाता है यहाँ पे, तो जो हम लोग का लिटिगेशंस होता है ना उसका बर्डन बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। तो सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिटिगेशन बर्डन। क्लियर। नाउ व्हाट इज़ दिस लिटिगेशन बर्डन। तो जैसे कि बहुत सारा फेक और फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ना क्रिएट किया जाता है, जो लैंड इंक्रोचमेंट देखने को मिल रहा है, वेरिफिकेशंस में बहुत ही ज़्यादा डिले देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का ये एक इशू आता है इन द एग्जिस्टिंग लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, सेकेंड नंबर में आप लोग ये मेंशन कर सकते हैं दैट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ता है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। नाउ व्हाट आर दिस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में आपका आ जाएगा जैसे कि जो प्रेजेंस ऑफ बायर है वो फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं है, सेलर को भी यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, या जो दो विटनेस जो रहता है ना फॉर वेरिफिकेशन के लिए उनको उनका भी फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऑथेंटिकेशन होता है या जो रिकॉर्डिंग होता है सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज में ना, वो भी एक लैंड रजिस्ट्रेशन कम्बरसम और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो आप इसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में आप लोग ये मेंशन कर लीजिए दैट इनकम्प्लीट डिजिटाइजेशन अभी भी है। ठीक है, क्या, तो इनकम्प्लीट डिजिटाइजेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ दिस इनकम्प्लीट डिजिटाइजेशन। तो इसमें जैसे कि प्रोग्राम्स हो गया डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड, जो हम लोग का मॉडर्नाइजेशन है, DI क्या था इसका, एक मिनट, DILRMP। ठीक है, ये जो हम लोग का प्रोग्राम जो क्रिएट किया गया ना, ये अभी भी पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, और कोई भी अभी भी हम लोग का करेक्ट या फॉल्टी क्या बोल सकते हैं, करेक्ट डिटेल्स हम लोग को अभी तक नहीं मिल पाया कोई भी लैंड रिकॉर्ड का। क्लियर। ये सब इंपॉर्टेंट है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट है जो हम लोग का अभी लीगल फ्रेमवर्क है ना बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है, उसमें अभी कोई ऐसा आउटडेटेड, ठीक है, कोई अमेंडमेंट या ऐसा कुछ देखा नहीं गया, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क। क्लियर। तो इसमें जैसे कि जो इंडिया का जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो हम लोग का जो कॉलोनियल फ्रेमवर्क जो कि हम लोग का ओल्ड स्टैट्यूज में जो देखने को मिलता था ना बहुत ही पुराना, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 हो गया, फिर इंडियन स्टैम्प एक्ट हो गया जो कि 1899 का है,
और रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1908 का है। तो ये सब अभी बहुत ही पुराना हम लोग का ये सब चलता हुआ आ रहा है, तो इसलिए ये आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क भी एक हम लोग का इशू क्रिएट करता है विद द एग्जिस्टिंग लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट कुछ इश्यूज हो गया जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अच्छा, अब ये अगर इशू है तो इसको ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ तो मेजर्स भी होंगे, तो एक बार हम लोग मेजर्स देख लेते हैं, ये मेजर्स क्या है। ठीक है, तो मेजर्स क्या है इस इश्यूज़ को कवर अप करने के लिए। तो सबसे पहले जो हम लोग का लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है, उसको डिजिटलाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर लीजिए दैट डिजिटलाइज, क्लियर, डिजिटलाइज लैंड रिकॉर्ड सिस्टम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। क्लियर, इसमें क्या हो रहा है ना, तो हम लोग का जैसे कि कर्नाटका में हम लोग का एक कावेरी पोर्टल करके है। ठीक है, तो यहाँ पे कावेरी पोर्टल, कावेरी पोर्टल कहाँ का है, ये हम लोग का कर्नाटका, सिर्फ के एन लिख रहे हैं। ठीक है, कर्नाटका का हो गया। फिर हम लोग का बांग्लार भूमि प्लेटफॉर्म है जो कि वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, बांग्लार भूमि प्लेटफॉर्म ये कहाँ का है हम लोग का, तो वेस्ट बंगाल का है। ऐसे ही सेम हम लोग का एक धारानी पोर्टल या भूभराती पोर्टल जो हम लोग का तेलंगाना का है। तो यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कर लीजिए धारानी, धारानी पोर्टल, ये कहाँ का है धारानी पोर्टल, तो तेलंगाना। अब ये डिफरेंट स्टेट्स में जो भी ये पोर्टल्स चलाया जा रहा है ना, ये हम लोग का जो भी लैंड रजिस्ट्रेशन है उसको रिफॉर्म करने के लिए, या आप बोल लीजिए कि जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है ना उसको डिजिटलाइज करने के लिए, ये सब हम लोग का डिफरेंट पोर्टल्स या हम लोग का यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लाया गया है ये। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं कि जो डी आई, जो हम यहाँ पे बताए थे ऊपर में, DILRMP। ठीक है, ये DILRMP क्या, अगर इसका फुल फॉर्म आप लोग को देखना है ना, अगर जानना है DILRMP, तो इसको बोला जाता है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एंड नेशनल, क्या बोला जाता है इसको, और एक था यहाँ पे NG, हाँ ये अब मेंशन कर लीजिए NGDRS। अब ये क्या हम लोग का, तो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो अब ये सब हम लोग का अगर अच्छे तरीके से अगर हम लोग का रिकॉर्ड में आ रहा है ना, ये हम लोग का वर्कआउट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, हम लोग का जितना भी मैनुअल प्रिजम्पटिव लैंड टाइटल सिस्टम्स है ना उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब कि इसमें जितना भी टोटल जो काम होता है ना, जो अगर आपको किसी लैंड को रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको फिजिकली वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा, जो भी गारंटर्स रहते हैं उनको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, वो सब जो है इससे हम लोग का आराम से कवर अप हो जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। और आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये हो गया। हाँ, पहले तो अब ये जो है ना, ये अपने आप में इसमें बहुत सारा ये है, तो इसको हम पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स ध्यान में आ गया वो हम बता देना। इसमें क्या क्या किया जाता है ना, सबसे पहला जो भी ई कोड है उसको लैंड रिकॉर्ड के साथ लिंक किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट लिंकेज ऑफ ई कोड्स विथ लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, विथ लैंड रिकॉर्ड्स। क्लियर, फिर आप बोल सकते हैं कि जो ई रजिस्ट्रेशन है वो भी हम लोग स्टार्ट करवा सकते हैं, ई रजिस्ट्रेशन। ये सब पॉइंट्स जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आप लोग मेंस का आंसर लिख रहे हो उसमें आप लोग ये सब पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग का एक आ जाता है यूएल पिन। व्हाट इज़ दिस यूएल पिन, तो यूएल पिन हम लोग का हो जाता है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या इसको आप भू आधार भी बोला जाता है, इसको आप लोग ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो भू आधार। ठीक है, जो कि ये भू आधार हम लोग कितने डिजिट का रहता है, तो 14 डिजिट का हम लोग का एक अल्फ़ा न्यूमेरिक यूनिक आईडी रहता है, 14 डिजिट यहाँ मेंशन कीजिए। ठीक है, इसमें जितना भी पार्सल बेस्ड हम लोग का जो जियो कोऑर्डिनेट्स है ना, उस हिसाब से हर एक लैंड को जो है ना यहाँ पे 14 डिजिट का एक हम लोग का भू आधार पिन यहाँ पे दिया जाता है, या यूएल पिन दिया जाता है, मतलब यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, जो कि 14 डिजिट का रहता है। तो ये सब हम लोग का DILRMP के अंडर में जो है ना ये सब हम लोग का इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग का और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो
नहीं बस ठीक है। तो हम लोग का जो भी था इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और आई गेस इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। जो ये दो इंपॉर्टेंट केस है ना, एक ये हो गया के गोपी वर्सेस सब रजिस्ट्रार केस, और हम लोग का एक ये समीउल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, ये दो केस को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और लैंड हम लोग का कौन सा स्टेट सब्जेक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड हम लोग का कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और जो लैंड है हम लोग का शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। क्लियर? तो ये हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आ जाता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, जो कि डीपीडीपी रूल्स है 2025। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों था? तो सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो डिजिटल पर्सनल डेटा जो डीपीडीपी रूल्स है उसको नोटिफाई किया है यहाँ पे 2025 में। अब इसमें बोला क्या गया एक्चुअल में, तो पहले डीपीडीपी है क्या वो समझ लीजिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस डीपीडीपी? डीपीडीपी फुल फॉर्म क्या हो रहा है इसका? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। क्लियर? तो इसमें जितना भी हम लोग का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में या डीपीडीपी एक्ट है ना, इसको फुल ऑपरेशनलाइज कर रहा है। ठीक है, इस रूल के हिसाब से जितना भी हम लोग का डीपीडीपी एक्ट है उसको ऑपरेशनलाइजेशन में लाया जा रहा है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट कौन से मिनिस्ट्री में आ रहा है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी जो बोला था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर? अच्छा, और इसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम या पीरियड अगर बोला जाए कितने दिन में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो 18 मंथ्स का ये फेज्ड पीरियड है। ठीक है, 18 मंथ्स का फेस्ड कंप्लायंस पीरियड है, जो कि हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको एडजस्ट करने के लिए, उसका जो सिस्टम है उसको जो भी डेटा प्रैक्टिसेस है उसको अडॉप्ट करने के लिए 18 मंथ्स का यहाँ पे टाइम लगता है डीपीडीपी में। क्लियर? अच्छा, अब ये जो रूल्स है ना उसका की प्रोविजंस या की फीचर्स, फीचर्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। फीचर्स ऑफ डीपीडीपी रूल्स। क्लियर? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस डीपीडीपी रूल्स? तो सबसे पहला तो हम लोग का हो गया यहाँ पे जो भी पर्सनल डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन है ना उस वो इशू किया जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहला आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर लीजिए, इशू ऑफ पर्सनल डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन। क्लियर? तो इसमें क्या होगा हम लोग का, तो जितना भी इंडिविजुअल्स है जो भी अफेक्ट हुए हैं इस अपने डेटा ब्रीच से, उनको विदाउट डिले इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या हुआ है और क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है और क्या क्या वो लोग जो है ना स्टेप्स ले सकते हैं इससे बचने के लिए। ठीक है, तो और उसका सेकेंड क्या है हम लोग का, तो यहाँ पे जितना भी पर्सनल डेटा है उसको इरेज किया जाएगा। अब पर्सनल डेटा में, एक मिनट, इसको आप ऐसे लिखिए, पर इरेज 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 पर्सनल डेटा, पर्सनल डेटा। अब इसमें क्या हो रहा है हम लोग का, तो जो भी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, जो कि अभी हम लोग का कोई भी ऐसा डेटा जो कि अभी ऐसा कोई भी स्पेसिफाइड पर्पस सर्व नहीं कर रहा है और अभी यूज़ में नहीं है, उसको इरेज कर दिया जाएगा। जो भी उसमें पर्सनल डेटा होगा, जैसे कि जितना भी लॉग्स हो गया रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग नीड, जो कि हम लोग का 1 साल का पीरियड लिया गया, उसमें अगर वो यूज़ में नहीं है, ठीक है, या उसका कोई भी लॉन्गर रिटेंशन नहीं देखा जा सकता है इन फ्यूचर, तो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे इरेज कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में आप ये मेंशन कर सकते हैं दैट जो स्टैंड अलोन कंसेंट नोटिस है वो इशू किया जाएगा यहाँ पे। तो इशू ऑफ स्टैंड अलोन कंसेंट नोटिस। व्हाट इज़ दिस स्टैंड अलोन कंसेंट नोटिस? तो ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्लियर और सिंपल यहाँ पे चीज़ क्या है ना, कोई भी हम लोग का अगर डिस्क्रिप्शन जो कि आइटमाइज किया गया है, ठीक है, और कोई स्पेसिफिक पर्पस या पर्सनल डेटा को स्पेसिफाई करता है, उसको यहाँ पे डेटा प्रिंसिपल जो है ना वहाँ पे विदड्रॉ कर लिया जाएगा यहाँ पे उसके कंसेंट पे। और कोई भी हम लोग का ईज़ ऑफ विदड्रॉइंग कंसेंट है ना, उसमें हम लोग का
ईज़ जो कि दिया जा रहा है उसको, वो कंपेरेबल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यही हम लोग का इशू स्टैंड अलोन कंसेंट नोटिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट और एक फोर्थ पॉइंट में मेंशन कर लीजिए यहाँ पे कि कोई भी हम लोग का रिस्पॉन्स है जो कि मैंडेटरी है, मैंने कोई भी रिस्पॉन्स है उसको 90 डेज़ के अंडर में रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी किया गया। तो मैंडेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है, विद इन कितना 90 डेज़। ठीक है, तो जितना भी रिक्वेस्ट है रिलेटेड टू एक्सेस या करेक्शन अपडेटिंग और इरेजर, ये सब जो हम लोग का 90 डेज़ के अंदर में जो है उसको रिस्पॉन्स सबमिट करना पड़ेगा डीपीडीपी रूल्स के हिसाब से। क्लियर, उसके बाद हम लोग का आ जाइए, हाँ, और एक वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग का क्या, फिफ्थ नंबर पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। तो क्या बोलते हैं इसको, राइट्स एंड, ठीक है, राइट्स एंड प्रोटेक्शन। क्लियर, राइट्स एंड प्रोटेक्शन फॉर सिटीजन, फॉर सिटीजन्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या राइट्स और प्रोटेक्शन आ जाता है सिटीजन्स के लिए। तो सबसे पहले तो राइट टू गिव और रिफ्यूज़ कंसेंट। ठीक है, इसमें राइट्स के अंडर में मेंशन कर सकते हैं दैट राइट टू गिव, ठीक है, और रिफ्यूज़ कंसेंट। ठीक है, फिर आ जाता है हम लोग क्या, राइट टू नॉमिनेट, राइट टू नॉमिनेट, ठीक है, राइट टू नॉमिनेट अनदर पर्सन, अनदर पर्सन। फिर हम लोग का आ जाता है क्या, राइट टू एक्सेस पर्सनल डेटा, राइट टू एक्सेस पर्सनल डेटा। क्लियर, उसके बाद हम लोग का आ जाता है राइट टू करेक्ट एंड अपडेट, राइट टू करेक्ट एंड अपडेट। ठीक है, फिर हम लोग का क्या आ जाता है, राइट टू क्या था इसका, इरेज पर्सनल डेटा, इरेज पर्सनल डेटा। क्लियर, तो ये हम लोग का राइट एंड प्रोटेक्शन फॉर सिटीजन जो है ना, ये भी हम लोग का यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर, अच्छा, इसके बाद आपका और क्या बता दे, एक 1 2 3 4 रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन कंसेंट। ठीक है, बस हो गया। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स था जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ऐसा सच मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इससे बाहर आई गेस इस टॉपिक से रिलेटेड ना ऐसा कुछ और बन नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद, जब ये हो गया ना, तो अच्छा, डीपीडीपी ये जो रूल्स था ना, ये रूल्स, ये कौन से एक्ट के अंडर में है, ये तो डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंडर में। ठीक है, तो एक बार वो भी हम लोग देख लेते हैं कि डीपीडीपी एक्ट जो 2023 है वो क्या है। तो डीपी एक्ट कॉमा 2023, व्हाट इज़ दिस डीपीडीपी एक्ट 2023। तो सबसे पहले तो इसका एम या पर्पस, इसका एम क्या है, तो ये जो है ना एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा। क्या चीज़, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोसेस करने का एक मैकेनिज्म है, इन मैनर दैट रिकॉग्नाइजेज बोथ द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा, और जितना भी हम लोग का पर्सनल डेटा है फॉर लॉफुल पर्पस, उसको भी ये यहाँ पे प्रोसेस करता है। ठीक है, अच्छा, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि ऐसे लिखिए, प्रोवाइड मैकेनिज्म, प्रोवाइड मैकेनिज्म। ठीक है, क्या जिसका मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल, फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा, पर्सनल डेटा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसका प्रिंसिपल्स, कौन से प्रिंसिपल में काम करता है ये, तो ये 7 कोर प्रिंसिपल्स है इसका, प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये 7 कोर प्रिंसिपल्स क्या है, तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए 7 कोर प्रिंसिपल्स होता है, जैसे कि हम लोग कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी हो गया, पर्पस लिमिटेशन हो गया, फिर डेटा मिनिमाइजेशन हो गया, एक्यूरेसी, स्टोरेज लिमिटेशन, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सब हम लोग का यहाँ पे
इसका कोर प्रिंसिपल्स हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो डीपीडीपी एक्ट है, ये एक्चुअल में इसमें क्या चीज़ होता है, तो डीपी मतलब हम लोग का क्या हो गया, जो डेटा प्रिंसिपल। ठीक है। कोई पर्सन है जो कि डेटा से रिलेट करता है वो इसमें इंक्लूड रहेगा। फिर डेटा हम लोग का फिड्यूशियरी हो गया, पर्सन हो। अब इसमें फिड्यूशियरी में क्या क्या आ सकता है, पर्सन हो गया, कंपनी, गवर्नमेंट एंटिटी। ठीक है, ये सब हम लोग का इसमें डेटा फिड्यूशियरी में आ जाएगा। ठीक है। फिर कंसेंट मैनेजर हो गया, ये सब हम लोग का इसमें इंक्लूडेड रहेगा। और अगर इसका एप्लीकेबिलिटी देखें ना, तो एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल रहेगा, तो कोई भी हम लोग का डिजिटल पर्सनल डेटा है उसको प्रोसेस करने में विद इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये जो हम लोग का डिजिटली इसको कलेक्ट किया जाएगा, हम लोग का जो डीपीडीपी एक्ट है ना, इसके तहत में। और कोई भी हम लोग का अगर आउट इंडिया के आउटसाइड कोई भी चीज़ हो रहा है ना, जैसे गुड्स और सर्विसेज हो गया ना, वो ऑफर करेगा इंडिया में, तो इसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। और किस में नहीं ये एप्लीकेबल होता है, तो कोई भी अगर हम लोग का पर्सनल यूज डेटा है जो कि पब्लिकली अवेलेबल डेटा है ना, उसके लिए डीपीडीपी एक्ट अवेलेबल नहीं रहेगा। क्लियर? तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट हो गया। फिर और अगर इसमें देख लें हम लोग कहाँ, ये ज़रूरी क्यों है डिजिटल हम लोग का जो डेटा प्रोटेक्शन है ना, इसका ज़रूरत क्यों है, तो नीड हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो भी इंडिविजुअल प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी हम लोग का पर्सनल स्पेस या प्राइवेसी रहता है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग का ये डीपीडीपी एक्ट या डीपीडीपी रूल्स है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्या करता है ना, हम लोग का कोई भी आर्बिट्रेरी स्टेट होता है जो कि बिग टेक कंपनीज है ना, वो पर्सनल डेटा यूज़ करता है, जैसे बायोमेट्रिक्स हो गया, लोकेशंस हो गया, हेल्थ, फाइनेंशियल डिटेल्स, ये सब को यूज़ करता है बहुत सारा। तो उससे ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, हम लोग का जो डीपीडीपी है ये। फिर हम लोग का कोई भी साइबर साइबर सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी है, वो भी यहाँ पे हम लोग का गवर्न होता है। तो साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, या एंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी या नेशनल क्या बोलते हैं इसको, नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो कि भी लार्ज डेटा सेट्स है या टारगेट्स हो गया फॉर हैकर्स एंड हॉस्टाइल स्टेट एक्टर्स फॉर साइबर स्पियोनेज, वो सब यहाँ पे हम लोग का देखा जाता है। जो कि साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट अगर इंडिया में देखा जाए ना, तो 10.29 लाख हम लोग का 2022 में था, जो कि 2024 में सिर्फ 2 साल में जो है 10 लाख में इसमें इंक्रीज़ हो गया, जो कि हम लोग का 12 लाख का इंक्रीज़ हुआ। और 2024 में 22.68 लाख का हम लोग का यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट देखा गया था। तो ये सब चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसका ज़रूरत है। फिर थर्ड नंबर पॉइंट में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि कोई भी हम लोग का जो डिजिटल इकोनॉमी है उसमें ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम लोग का ये एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हो दैट बिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है, इन डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है। तो ये हम लोग का जैसे कि इंडिया जो अभी डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ग्रो कर रहा है ना, तो उसको एक सिक्योर फ्यूचर यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा डीपीडीपी, जिससे कि हम लोग का जो ग्लोबली वी कैन कम्पीट विद डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमीज से हम लोग कम्पीट कर पाएंगे। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट कुछ नीड्स। अच्छा, एक और आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जो कि हम लोग का डेटा मिसयूज और एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है। तो फोर्थ नंबर पॉइंट आप लोग यहाँ लिख लो दैट प्रिवेंशन ऑफ या प्रिवेंशन ऑफ, ऐसे लिखिए, प्रिवेंशन ऑफ डेटा मिसयूज एंड एक्सप्लॉइटेशन। क्लियर? और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग का ये तो समझ में आ ही गया, कोई भी हम लोग का आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया या फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया या टारगेटेड मैनिपुलेशन जैसे कि एड्स, इलेक्शंस, ये सब जो है ना, उससे हम लोग को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट था हम लोग का जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है ना, उसको एथिकली सबको यूज़ करे। तो एथिकल यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ठीक है।
तो इसके लिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का हो गया और आपका बस। ठीक है। तो अच्छा, अब जब हम लोग यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं जजमेंट्स या हम लोग का कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं जो कि हम लोग का डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के लिए स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कीजिए इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव्स टेकन फॉर। ठीक है, किस लिए इनिशिएटिव्स टेकन फॉर डिजिटल डेटा, फॉर डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है। तो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है? सबसे पहला तो हम लोग का जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी है, वो हम लोग का यहाँ पे पहले तो आप 1 नंबर पॉइंट दीजिए और यहाँ पे ऐसे लिखिए जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, श्री कृष्णा कमेटी। ठीक है, ये कब का है? तो 2017 का कमेटी है ये। और इसमें जो डेटा प्रोटेक्शन का जो इशू है उसको एग्जामिन किया गया था और रिकमेंड किया गया था कि एक कम्प्रिहेंसिव लॉ लाया जाए फॉर डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है। फिर आप सेकेंड में ये मेंशन कर लीजिए दैट क्या था हम लोग का डिजिटल, हाँ इम्पोर्टेंट है, डिजिटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट, इन हेल्थ केयर एक्ट। ठीक है, जो कि दिशा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म या एब्रिविएशन इसका दिशा है, जिसमें ये क्या एक्चुअल में ना द फ्रेमवर्क है फॉर हेल्थ केयर एंड डेटा प्रोटेक्शन। क्लियर। फिर थर्ड में आप ये मेंशन कर सकते हैं और एक था जस्टिस पुत्तस्वामी जजमेंट, पुत्तस्वामी जजमेंट। व्हाट इज़ दिस केस पुत्तस्वामी जजमेंट? तो जो कि 2017 में आया था। इसमें जो राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्निशन मिला था या रिकॉग्नाइज किया गया था राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो इंपॉर्टेंट रखिएगा, मैंने याद रखिएगा। एंड इसमें गवर्नमेंट को ये भी डायरेक्शन दिया गया था कि वो एस्टैब्लिश करे एक रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। क्लियर। तो राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 किसके अंदर किस में बोला गया था, कौन से जजमेंट में? तो के एस पुत्तस्वामी जजमेंट। क्लियर। अच्छा, उसके बाद और एक 4 नंबर पॉइंट में आप ये मेंशन कर सकते हैं दैट जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया CERT है ना, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट CERT इन। क्लियर। इसमें जो साइबर सिक्योरिटी डायरेक्शंस है वो अप्रैल 2022 का है, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल। ठीक है, कब का है? तो अप्रैल 2022 का। ऑफ CERT इंडिया ना, इसमें ये बोला गया कि कोई भी हम लोग का इंसिडेंट हो रहा है डेटा ब्रीच का, उसको रिपोर्ट करना है यहाँ पे विद इन 6 आवर्स ऑफ मेंटेनिंग सिक्योरिटी लॉक्स। क्लियर। तो ये सब हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स था। ठीक है, जो कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लिया गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट DP रूल्स हो गया। चलिए, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो भी था हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब भाई हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है? तो इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस। ये हम लोग का रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? तो हम लोग का जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मीटी है, MEIT कैपिटल वाई, ठीक है, मीटी, इसको ठीक से लिखने दीजिए नहीं तो कंफ्यूज होइएगा आप लोग। MEITY, ठीक है। ये जो मीटी है ना, मीटी क्या बोला यहाँ पे, जो इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस है उसको अनवील किया है अंडर द इंडिया AI मिशन। ठीक है, अभी हम लोग का कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है या प्रिंसिपल्स बोल लीजिए फॉर एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल AI। तो सबसे पहले हम लोग का ना प्रिंसिपल्स देख लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल्स ऑफ या फॉर एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल AI, एंड रिस्पॉन्सिबल AI। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं?
तो सबसे पहला हम लोग का हो जाता है पीपल फर्स्ट, ठीक है, पीपल फर्स्ट। फिर सेकेंड में हम लोग का हो जाता है फेयरनेस एंड इक्विटी, फेयरनेस एंड इक्विटी। फिर थर्ड में हम लोग का आ जाता है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। फिर फोर्थ में हम लोग का आ जाता है सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। फिर हम लोग का फिफ्थ में ट्रस्ट इन द फाउंडेशन, ट्रस्ट इन फाउंडेशन, क्लियर। फिर सिक्स्थ में हम लोग क्या आ जाता है, तो सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी हो गया था, अकाउंटेबिलिटी हो गया, फेयरनेस क्या था, और एक हम लोग का अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, बाय डिज़ाइन, ठीक है। और हम लोग का पीपल फर्स्ट हो गया, ट्रस्ट इन द फाउंडेशन हो गया, देन एक मिसिंग हो रहा है, टोटल 7 हम लोग का यहाँ पे। फेयरनेस एंड इक्विटी हो गया हम लोग का, हाँ एक और यहाँ पे रह गया इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेंट, ठीक है। तो इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हो गया, जो कि एक एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए यहाँ पे हम लोग का ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का जो एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस है इंडिया में, जो ये हम लोग का न्यूज़ में था ना, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे जो है ना, एक रोबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रपोज करता है टू फोस्टर कटिंग एज इनोवेशन, और एक एआई को डेवलप करके डिप्लॉय करने का जो भी सेफ्टी मेजर्स है ना, वो भी यहाँ पे प्रपोज किया गया है इसमें, और कैसे हम लोग जो रिस्क है उसको मिटिगेट करके हटा सकते हैं फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, ठीक है। और इसमें आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क या जो हम लोग का गाइडलाइंस है, वो इसमें क्या क्या दिया गया है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं गाइडलाइंस, ठीक है। तो गाइडलाइंस में क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे, गाइडलाइंस में सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए कि गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज। तो गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे हम लोग का मीटी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए, ये सभी हम लोग का सेक्टोरल रेगुलेटर्स हो गया, जैसे कि सेबी, आरबीआई, ट्राई, ये सब जो है ना हम लोग का एक इशूइंग सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स जो है वो यहाँ पे इशू किया जा रहा है, जिससे कि हम लोग का कोई भी ग्रीवांसेज अगर हो रहा है तो उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम लोग का कोई भी रिस्पेक्टिव डोमेन, जैसे मीटी का जो भी रिस्पेक्टिव डोमेन रहेगा वो अपने रिस्पेक्टिव डोमेन्स को वो हैंडल करेगा, आरबीआई सेबी का वो अपना रिस्पेक्टिव डोमेन को हैंडल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट एजेंसीज को भी गाइडलाइंस दिया गया है। फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एडवाइजरी बॉडीज़, एडवाइजरी बॉडीज़, अभी एडवाइजरी बॉडीज़ का एग्जांपल्स अगर बोला जाए तो क्या क्या हो जाएगा, हम लोग का नीति आयोग हो गया, जो कि हम लोग का ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हो गया, ये सब को जो है ना हम लोग का जो एआई गवर्नेंस ग्रुप है वो सपोर्ट करने के लिए बोला जा रहा है इसमें, विथ रेगुलर ब्रीफिंग्स एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइस, जिससे कि हम लोग का एआई को गवर्न किया जा सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है क्या, स्टैंडर्ड बॉडीज़, क्या, स्टैंडर्ड बॉडीज़, ठीक है। स्टैंडर्ड बॉडीज़ में क्या हो गया हम लोग का, जैसे कि हम लोग का बीस हो गया, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर्स हो गया, ये सब जो है हम लोग का एक स्टैंडर्ड डेवलप कर रहा है इन रिलेशन टू एआई रिस्क टैक्सोनॉमीज, और सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स भी है यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेगुलेटिंग बोल सकते हैं या गाइडलाइंस था, जो कि हम लोग का इस एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस में मेंशन्ड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देख ले तो कुछ इश्यूज़ है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हो सकता है, ठीक है, इन दी एआई गवर्नेंस। तो सबसे पहला तो डिस्क्रिमिनेशन,
ये आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो अभी बता देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन। अब इस डिस्क्रिमिनेशन में एक्चुअल में होता क्या है, तो जो एआई ट्रेंड या ट्रेनिंग जो दिया जाता है ना, वो एक बायस डेटा रहता है, जिससे कि बहुत ही सारा डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स आ सकता है इन वेलफेयर या पॉलिसिंग ये सब में, जिससे कि अभी जो हम लोग का एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ हो गया और डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स विदाउट प्रॉपर सेफगार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। फिर आप सेकेंड नंबर पॉइंट में ये मेंशन कर लीजिए कि साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अभी साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो साइबर अटैक जैसे हम लोग का डेटा मैनिपुलेशन हो गया एंड मॉडल हाईजैकिंग, ठीक है, जिससे कि हम लोग का एआई सिस्टम्स को टारगेट किया जाता है, फिर हम लोग का जो पब्लिक सर्विस डिलीवरीज है उसको डिसरप्ट किया जा रहा है यहाँ पे, और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना उसको भी लीक किया जा रहा है, जिससे कि हम लोग का एआई इनेबल्ड, एआई के लिए ना यहाँ पे हम लोग का इनेबल्ड गवर्नेंस चाहिए, मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग का थर्ड नंबर पॉइंट में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग का डिजिटल डिवाइड भी देखने को मिल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सुंदर टर्म है ये, इसको डिजिटल डिवाइड आप लोग लिख सकते हैं। व्हाट इज़ दिस डिजिटल डिवाइड? तो जो रूरल और अंडर सर्व्ड रीजन्स हो गया, उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डीपीआई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लैक करता है, क्लियर। और जिसके कारण हम लोग का हाई कॉस्ट ऑफ जो एआई डिप्लॉय करने का जो भी कॉस्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, और एक अनइवन एडॉप्शन ऑफ एआई भी देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दी कंप्यूटिंग एक्सेस जो कि हम लोग का एग्रीकल्चर में या हेल्थ केयर में या पब्लिक सर्विसेज में देखने को मिलता है, क्लियर। जैसे कि अगर बोला जाए ना, तो अभी भी 2024 का लास्ट जो सर्वे हुआ था हम लोग का, तो इंटरनेट सर्विसेज का जो सर्वे हुआ था ना, उसमें देखा गया था कि अभी भी 51% ऑफ रूरल पॉपुलेशन जो है ना, उनके पास अभी भी इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। तो यहाँ से एक डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आप बोल सकते हैं कि इसका जो हम लोग का पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए पहले तो ये पॉइंट, पॉलिसी एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इसमें क्या है, तो एक क्या बोलते हैं, नीड है टू अर्जेंटली रिव्यू एग्जिस्टिंग सेक्टोरल लॉज टू आइडेंटिफाई एंड प्लग रेगुलेटरी गैप्स, क्लियर, जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम एआई इनेबल्ड डिसीजन मेकिंग, पर्टिकुलरली इन सेंसिटिव डोमेन्स लाइक हेल्थ केयर एंड फाइनेंस, क्लियर। ये हो गया हम लोग का। फिर हम लोग का आईपीआर रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि हम लोग का जो एआई मॉडल्स हो गया, यहाँ पे आप फिफ्थ नंबर पॉइंट में ये मेंशन कर लीजिए आप, आईपीआर, ठीक है, आईपीआर रिलेटेड इश्यूज। इसमें क्या देखने को मिलता है हम लोग का, तो जो एआई मॉडल्स है ना, जिसको ट्रेन किया जाता है ऑन कॉपीराइटेड मटेरियल्स विदाउट कंसेंट रेज या ओनरशिप एंड कंपनसेशन डिस्प्यूट, और ये क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी ओवर वेदर हम लोग का जो क्रिएटर्स है या एआई डेवलपर्स है, उनके पास राइट है कि नहीं ओवर रिजल्टिंग आउटपुट्स, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए, तो लॉ सूट है अगेंस्ट, मैंने लॉ सूट यहाँ पे फाइल हो चुका था अगेंस्ट गूगल फॉर प्रोवाइडिंग एआई ओवरव्यूज़, क्लियर। इसमें क्या होता था ना, तो जो हम लोग का जो सर्च इंजन है, वो जेन एआई को यूज़ करता था टू प्रोवाइड अ कंसाइज एआई जनरेटेड समरी फॉर सर्च रिजल्ट, इसके कारण जो एक लॉ सूट फाइल हो चुका है फॉर अगेंस्ट गूगल, ठीक है। अच्छा, इसका जो है बहुत जगह मिसयूज़ भी किया जा रहा है, मिस यूज़, ठीक है। तो हम लोग का जैसे कि कोई भी एआई है या जो डीप फेक्स होता है या डेटा पॉइजनिंग देखने को मिलता है हम लोग का, जो और हम लोग का एडवर्सेरियल अटैक्स एंड एआई ड्रिवन डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स भी देखने को मिलता है, जिसके कारण हम लोग का जो मैलिशियस यूज़ है वो यहाँ पे किया जा रहा है, और इसके कारण हम लोग का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डिसरप्ट हो रहा है, अंडरमाइन पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटीज़ भी यहाँ पे हम लोग का रिस्क पे आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एआई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम लोग का इश्यूज़ हो गया, इस इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग का क्या है, तो यहाँ पे जो है ना, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया गया वो हम लोग देख लेते हैं। इनिशिएटिव्स, ठीक है, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स? तो यहाँ पे हम लोग का इंडिया जो है हम लोग का नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई, हम लोग का NSAI, ठीक है। ये जो पहले तो आप यहाँ पे ए दे दीजिए, ठीक है, ए में इंडिया लिखिए, ठीक है। इंडिया का क्या क्या इनिशिएटिव्स है, तो सबसे पहला तो हम लोग का क्या है, NSAI, NSAI,
व्हाट इज़ दिस NSAI? तो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर AI। जो नीति आयोग है वो AI फॉर ऑल स्ट्रेटजीज है ना, वो फोकसेस ऑन AI इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एडुकेशन। क्लियर। फिर हम लोग का आ जाता है सेकेंड नंबर में, तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ठीक है। इसमें क्या है, तो हम लोग का कोई भी डेटा प्रोटेक्शन है उसको इन्हांस किया जा रहा है फॉर इंडिविजुअल्स, और AI रिलेटेड कोई भी हम लोग का प्राइवेसी कंसर्न है उसको भी यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है। क्लियर। हम लोग का थर्ड में क्या आ जाता है, तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं क्या, GPAI। GPAI, व्हाट इज़ दिस GPAI? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, जिसमें जो है ना क्या बोला गया, तो जो भी हम लोग का डेवलपमेंट हो गया या एप्लीकेशन होता है ना AI का, उसको ये रिस्पॉन्सिबल बोला गया है। ठीक है, डायरेक्ट किया गया विद अ फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंडिया। और यहाँ पे जो है ना हम लोग का GPAI का जो है, GPAI का फाउंडिंग मेंबर है यहाँ पे इंडिया। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इंडिया की तरफ से। अब हम लोग का ग्लोबली अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे बी में आप दे दीजिए ग्लोबल, ये दूसरा पार्ट है ग्लोबल। ग्लोबल हम लोग का क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया गया, तो सबसे पहला हम लोग का क्या है, ब्लेच, इसको ना थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में वो होता है ब्लेचली बोला था। ठीक है, ब्लेचली डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, व्हाट इज़ दिस ब्लेचली डिक्लेरेशन, जो कि हम लोग का 2023 में आया था। इसमें क्या बोला गया था ना, तो इसमें 28 कंट्रीज़ इसको साइन किया था और यूरोपियन यूनियंस। ठीक है। और इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था टू शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क पोज्ड बाय फ्रंटियर AI। क्लियर। फिर सेकेंड में आप बोल सकते हैं कि G7 पैक्ट ऑन, G7 पैक्ट ऑन AI। ठीक है, 2023। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो है ना एक ग्लोबल फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करने के लिए एक एम रखा गया था, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबली डेवलप करेगा हम लोग का कोई भी AI सिस्टम को या उसका यूज़ को। और पार्टिसिपेशन जो इसमें था वो वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन था। क्लियर। तो हम लोग का थर्ड में आ जाइए, यूरोप का AI एक्ट। यूरोप AI एक्ट 2024। इसमें यूरोप का फर्स्ट मेजर रेगुलेशन आया था इसमें AI के लिए, जो कि कैटेगराइज कर रहा है एप्लीकेशंस को 4 रिस्क लेवल पे। जैसे कि हम लोग का एक 4 रिस्क लेवल क्या क्या हो जाएगा, एक अनएक्सेप्टेबल हो गया, एक हाई रिस्क, एक लिमिटेड रिस्क और एक मिनिमल रिस्क। ठीक है, तो इसका यूरोप AI एक्ट में इसको मेंशन किया गया है, और वहाँ पे जो रिस्क है उसको भी यहाँ पे कैटेगराइज किया गया। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर में आप बोल सकते हैं कि OECD। ठीक है, AI प्रिंसिपल। AI प्रिंसिपल, व्हाट इज़ दिस OECD AI प्रिंसिपल? 2019 में आया था ये क्या है, तो ये फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल स्टैंडर्ड था ऑन AI, जो कि प्रोमोट कर रहा था एक ट्रस्टवर्दी और इनोवेटिव AI को, जिसके कारण जो हम लोग का ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है ना उसको रिलेट करके या उसके रिस्पेक्ट में जो है ना यहाँ पे उसको प्रोमोट किया जा रहा था, किस चीज़ को, AI को। ठीक है, तो हम लोग का इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हो गया। अब इसमें अगर हम लोग देखें, हाँ, जब यहाँ पे इंडिया AI जो है ना इसके बारे में देख लेते हैं, तो हम लोग का इंडिया AI, ठीक है, इंडिया AI मिशन है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है इंडिया AI मिशन। तो ये कब लॉन्च हुआ था, 2024 में लॉन्च हुआ था। ठीक है। इसका मेन एम क्या था, टू बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम जो कि फॉस्टर करेगा AI इनोवेशन बाय डेमोक्रेटाइजिंग कंप्यूटिंग एक्सेस, इनमें कि हम लोग का जो डेटा क्वालिटी है वो इन्हांस होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग का क्या है, तो ये डिप्लॉय करेगा ओवर 10,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि डिप्लॉय डिप्लॉयज 10,000 GPUs। ठीक है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स फॉर एडवांस AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर। अब GPU क्या है, तो GPU एक पावरफुल हम लोग का कंप्यूटर चिप रहता है जो कि इमेज को प्रोसेस करता है और ग्राफिक्स को जो है यहाँ पे फास्टर बनाता है।
और इसमें जो है एआई प्रोग्राम्स को रन किया जाता है, जो कि बहुत ही माने कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया ना, उसको हैंडल कर सकता है मोर इफेक्टिवली देन अ रेगुलर प्रोसेस है। क्लियर। और हम लोग का जो इंडिया एआई मिशन है, ये बोल सकते हैं कि एक हम लोग का अम्ब्रेला प्रोग्राम है। क्या है ये हम लोग का अम्ब्रेला प्रोग्राम, ठीक है, बाई मीटी, ठीक है, जो कि हम लोग का इम्प्लीमेंट होता है बाई इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट हो गया, जो भी हम लोग का इंडिया एआई मिशन के बारे में था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था रिगार्डिंग द इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट या टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, तो ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। वो ट्रिब्यूनल्स हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली जो है ना सुप्रीम कोर्ट वो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को स्ट्रक डाउन किया है, ठीक है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को स्ट्रक डाउन किया है। और जिसमें कि क्या मेंशन था कि अपॉइंटमेंट या टेन्योर और सर्विस कंडीशंस ऑफ मेंबर ऑफ वेरियस ट्रिब्यूनल्स ना क्या 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 रहेगा वो सब इसमें मेंशन था, तो उसको यहाँ पे स्ट्रक डाउन किया गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका मेन की हाईलाइट्स या फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। हाईलाइट्स, ठीक है, व्हाट आर द की हाईलाइट्स। तो इसमें सबसे पहला हम लोग का क्या है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेटस यहाँ पे दिया गया। तो प्रेजेंट स्टेटस क्या हो जा रहा है हम लोग का, तो प्रेजेंट स्टेटस व्हाट इज, इसमें हम लोग हाईलाइट में ना सबसे पहला हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो ये बोला है कि जब तक पार्लियामेंट इनैक्ट नहीं करता एक न्यू एक्ट गिविंग इफेक्ट, तब तक जो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, जितना भी डायरेक्शंस दिया गया प्रीवियस जजमेंट में, या हम लोग का जो भी डायरेक्शंस जो प्रीवियस हम लोग का जो क्या बोलते हैं इसको MBA 4 या MBA 5 केसेस में दिया गया ना, वो ऑपरेट रहेगा, ऑपरेशनल रहेगा हम लोग का, ठीक है, कंटिन्यू टू ऑपरेट रहेगा वो हम लोग का। फिर हम लोग का जो कोई भी अगर हम लोग का लेजिस्लेटिव ओवर जुडिशियल डायरेक्शंस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर लीजिए दैट सेकेंड नंबर में लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव ओवर ओवर जुडिशियल, ठीक है, ओवर जुडिशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, मैंने इसमें हम लोग का क्या बोल सकते हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट है वो हम लोग का 2021 एक्ट में जो कॉन्ट्राडिक्ट किया था ना, हम लोग का जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुआ था उसको बाइंड करने के लिए, और वो रिपीटेडली क्लैरिफिकेशन भी उसमें मिला है कि कोई भी अगर हम लोग का स्टैंडर्ड्स है जो कि हम लोग का अपॉइंटमेंट से रिलेट हो या टेन्योर से रिलेट हो या फंक्शनिंग से रिलेट हो ऑफ हम लोग का ट्रिब्यूनल मेंबर्स। इससे पहले 2020 मद्रास बार एसोसिएशन जो है ना हम लोग का MBA, जो हम इससे पहले इसमें बताए थे, MBA 4 जो है वो यहाँ पे इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्रक डाउन किया था कि कोई भी हम लोग का ट्रिब्यूनल रूल्स 2020 हुआ, क्लियर, या हम लोग का 2021 वाला मद्रास बार एसोसिएशन केस जो हम लोग का MBA 5 जो है उसमें कोर्ट स्ट्रक डाउन किया था कि कोई भी ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021 में हम लोग का यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जो है ना आप लोग यहाँ पे ये जो आपका थर्ड पॉइंट में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि जो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन है ना, ये भी यहाँ पे इसका एक हाईलाइट है इसमें, ठीक है, जो कि हम लोग का इस जजमेंट में आया था, ट्रिब्यूनल्स के लिए जो जजमेंट आया है इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है ना, जो कोर्ट है वो यूनियन को डायरेक्शन दे रहा है कि एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाया जाए विद इन 4 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन करके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, ठीक है। और ये कितने टाइम पीरियड में बनना है, तो विद इन 4 मंथ्स के टाइम पीरियड में ये बनाना है, ठीक है, यूनियन को। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे और एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट जो भी डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है ना उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये जजमेंट आया है। तो द जजमेंट इज़ अगेंस्ट, ठीक है, द जजमेंट इज़ अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली जो एक्ट है ना वो हम लोग का जो डिफेक्ट है जो कि आइडेंटिफाई किया गया है जजमेंट के पहले, जो भी डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किया गया था ना उसको ये
रिमूव नहीं कर पा रहा है, और इसके कारण क्या हो रहा है, इसको ना एक न्यू लेबलिंग दिया जा रहा है इसमें, और इसमें जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना, वो वायलेट हो रहा था इसमें, ठीक है। और जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो भी वायलेट हो रहा था, तो इसलिए जो है ये हम लोग का डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट में हम लोग का ये जो एक्ट लाया गया ना, रिफॉर्म एक्ट, ये इसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था कुछ इसमें। अब हम लोग का जो ट्रिब्यूनल सिस्टम इंडिया में चलता हुआ आ रहा है ना, उसके बारे में एक बार हम लोग देख ले रहे हैं। तो अबाउट, ठीक है, ट्रिब्यूनल सिस्टम, TS लिख रहे हैं, ठीक है, इन इंडिया। अब इसके बारे में एक बार हम लोग फटाफट यहाँ पे डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि एक्चुअल में तो ट्रिब्यूनल क्या हम लोग का जुडिशियल या क्वासाई जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, क्लियर। तो इसमें आप स्टार मार्क देके लिख सकते हैं दैट इट इज़ अ क्वासाई जुडिशियल, क्लियर, इट इज़ अ क्वासाई जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, क्लियर। और ये क्यों बनाया गया था, तो इट वाज स्टैब्लिश्ड बाय लॉ टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर फास्टर एडजुडिकेशन, क्लियर। और जो भी हम लोग का ट्रेडिशनल कोर्ट्स हो गया, या जो हम लोग का एक्सपर्टीज़ रहता है ना उन सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स, उसको फटाफट जो हम लोग यहाँ पे एडजुडिकेट कर सके केसेस को, इसलिए इसको ट्रिब्यूनल सिस्टम बनाया गया था इंडिया में। उसके बाद हम लोग का ये एक्चुअल में इसका जेनेसिस या स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो जो ट्रिब्यूनल का हिस्ट्री रह चुका है ना इंडिया में, हम लोग का 1941 से है, जब एक स्टैब्लिशमेंट हुआ था हम लोग का सबसे पहला फर्स्ट ट्रिब्यूनल 1941 में स्टैब्लिश हुआ था। तो ट्रिब्यूनल फर्स्ट ट्रिब्यूनल कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1941 में हुआ था, क्लियर। 1941 में ये फर्स्ट ट्रिब्यूनल हम लोग का इस्टेब्लिश हुआ था। और जैसे हम लोग का इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल हो गया ना, ये सबसे पहला था हम लोग का, ठीक है। तो इनकम टैक्स एपलेट, ठीक है, एपलेट ट्रिब्यूनल, क्लियर। ये हम लोग का हो गया फर्स्ट ट्रिब्यूनल 1941 में इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, अब ये जो हम लोग का ट्रिब्यूनल जो सिस्टम है, ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन्ड है, तो इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल, इंपॉर्टेंट है, 323A, क्लियर। जो इस आर्टिकल में क्या लिया मैंने क्या बताया गया है, तो इसमें ये बोला गया है कि पार्लियामेंट को पावर दिया गया है टू कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, हम एक सेंटर और स्टेट लेवल के बेसिस पे, ठीक। और इसमें ये क्यों बनाया जाएगा, ताकि हम लोग जो है ना केसेस को या जो भी मैटर्स है उसको एडजुडिकेशन जो है वो एक फास्टर वे में हम लोग कर सकें, ठीक। फिर हम लोग का आर्टिकल 323B, ठीक है। इसमें क्या मेंशन्ड है हम लोग का, तो एक सर्टेन सब्जेक्ट जो कि हम लोग का टैक्सेशन या लैंड रिफॉर्म को लेके हो गया ना, वो इसमें मेंशन किया गया है। और ये हम लोग का पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूट ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करेगा थ्रू अ लॉ, क्लियर। तो ये हम लोग का ये दो आर्टिकल्स में ये मेंशन्ड है, ठीक है। सॉरी। फिर हम लोग का 2010 में ना जो सुप्रीम कोर्ट है, एक सब्जेक्ट मैटर को यहाँ पे हेल्ड किया था, और आर्टिकल 323B में, जो कि एक्सक्लूसिव नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट बोला था। और इसको जो हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट मैटर्स को विन दी 7th शेड्यूल, ये भी बोला गया था हम लोग का बाय दी सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्लियर। अच्छा, अब इसमें अपील कौन कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे अपील कौन कर सकता है, तो करेंटली जो ट्रिब्यूनल्स है ना, वो क्रिएट किया गया था एज सब्सटीट्यूट टू हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के लेवल पे ही सब्सटीट्यूट किया करेगा ये ट्रिब्यूनल्स। और हम लोग का जो भी सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट्स रहेगा, दोनों के लिए यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे दोनों ही वे में इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, अब इसमें आप एक चीज़ ना ट्रिब्यूनल के केस में आप एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो केस स्टडी में, एक चंदन कुमार केस था, कौन सा, चंदन कुमार केस, ठीक है। चंदन कुमार केस ये कब का है, 2017 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये मैंने जो भी अपील किया गया था उसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया था ट्रिब्यूनल्स का। और ये बोला गया था कि जो ट्रिब्यूनल्स को है उसको अलाउ किया जाएगा इन द डिवीज़न बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स को भी डिवीज़न बेंच ऑफ हाई कोर्ट में इंक्लूड किया जाए, ये इसके अगेंस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो अपील किया गया था ना उसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया था, क्लियर। अब ये ट्रिब्यूनल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ट्रिब्यूनल्स, तो सबसे पहला तो हम लोग का स्पीडी रेजोल्यूशन देता है ये, ठीक है, स्पीडी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है यहाँ पे हम लोग का। और ये पर्टिकुलरली क्या होता है ना, कोई भी हम लोग का इम्पोर्टेंट जैसे कि
टाइमली डिसीजंस जो जिसमें लेना है ना, जिस केसेस में या जो कि क्रूशियल केसेस है जिसमें टाइम बाउंड रहता है जो केसेस, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे स्पीडी रेजोल्यूशन शो करता है, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स। फिर आप ये बोल सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। इसका एक्सेसिबिलिटी अगर देखा जाए ना, 1 सेकेंड, हाँ, इसका अगर एक्सेसिबिलिटी देखा जाए तो ये जो जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड ट्रिब्यूनल्स रहता है, और ये हम लोग का हर एक रीजन ऑफ आवर कंट्री यहाँ पे इसका जो बेंच है वो बैठता है, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स का। फिर थर्ड नंबर पॉइंट में आप बोल सकते हैं कि जो भी हम लोग का सर्विस मैटर है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एफिशिएंसी इन सर्विस मैटर्स, ठीक है। तो हम लोग का जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट होता है, और हम लोग का अब ये कैट क्या करता है, तो जो भी रेजोल्यूशन ऑफ सर्विस रिलेटेड मैटर्स है ना फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उसको ये क्या करता है, एक्सपीडाइट करता है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल जो है ये सब केसेस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल या इसका सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक बार फटाफट हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग का, कि जो इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम है ना उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है हम लोग का इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट की डेवलपमेंट्स, ये की डेवलपमेंट्स इन इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहला तो 1969, इसमें हम लोग ना टाइमलाइन एक बना लेते हैं। 1969 में क्या होता है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन देखा यहाँ पे बोला था, इसमें रिकमेंड किया था कि एक सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल यहाँ पे नेशनल या और स्टेट लेवल पे बनाया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, अब 1969 हो गया, फिर आता है हम लोग का 1976, ठीक है। 1976 में क्या होता है, स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो रिकमेंड किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को सेट किया जाए एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। और क्यों सेट किया जाए, टू एडजुडिकेट ऑन सर्विस मैटर्स बेस्ड ऑन विच 42nd अमेंडमेंट जो यहाँ पे पास हुआ था, ठीक है, 1976 में। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 42nd अमेंडमेंट हुआ था यहाँ पे, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें क्या था, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, क्लियर, ये रिकमेंड किया था। फिर आ जाता है हम लोग का 1980s में, ठीक है। कोई स्पेसिफिक यहाँ पे 80s में जो है ना सेवरल ट्रिब्यूनल्स जो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर डिफरेंट एक्ट, जिसमें हम लोग का कैट हुआ था, फिर जो सैट है, सिक्योरिटीज़ एपलेट ट्रिब्यूनल, ये सब जो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सेवरल, ये आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, सेवरल ट्रिब्यूनल्स वर इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। अच्छा, उसका 1980s हो गया, फिर आता है हम लोग का 2017। 2017 में क्या होता है हम लोग का, तो फाइनेंस एक्ट जो है वो रीऑर्गेनाइज होता है ट्रिब्यूनल्स में, और उसके बेसिस पे ना फंक्शनल सिमिलैरिटीज़, जिसमें कि हम लोग का जो 26 ट्रिब्यूनल्स था उसको रिड्यूस करके 19 ट्रिब्यूनल्स में उसको ले आया जाता है, और डेलीगेटिंग पावर जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था टू मेक रूल्स, जो क्वालिफिकेशंस हो गया, फिर क्या क्या आपका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये सब जो भी रिलेटेड था ना, ये हम लोग का फाइनेंस एक्ट यहाँ पे इसके रीऑर्गेनाइजेशन के बाद देखा गया था। तो आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं दैट फाइनेंस एक्ट रीऑर्गेनाइज्ड, रीऑर्गेनाइज्ड, क्लियर। फिर आता है हम लोग का 2021, इसमें क्या हुआ था, तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म देखने को मिला था, जिसमें कि हम लोग का रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल्स जो है वो एबोलिश हुआ था, और इसमें जो है ना 9 ट्रिब्यूनल्स को एबोलिश किया गया था, एंड जो उनका फंक्शंस है उसको ट्रांसफ़र किया गया था टू एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज़, क्लियर। तो आप इसमें ये मेंशन कर सकते हैं दैट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म यहाँ पे देखने को मिला था। क्या हुआ था यहाँ पे, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, ठीक है। और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म में क्या हुआ था, यहाँ पे 9 ट्रिब्यूनल्स जो है वो उसको एबोलिश किया गया था, और जो फंक्शंस है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था टू एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज़, ठीक है, जिसमें मेनली हाई कोर्ट्स आता था। तो ये हम लोग का की डेवलपमेंट्स हो गया इन इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम्स, क्लियर। और इसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल सिस्टम से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब भाई हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या आ रहा है यहाँ पे, लीगल एड इन इंडिया, ठीक है। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली जो हम लोग का लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, LSAA बोला था 1987 का,
वो इम्प्लीमेंट किया गया था ऑन नवंबर 9 1995 को, और वो एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है एज द नेशनल लीगल सर्विस डे, और उसका 30 साल कंप्लीट हो चुका था, इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ ये मेंशन कर लीजिए दैट लीगल, ठीक है, सर्विस, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। क्लियर, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? तो नवंबर 9 1995। और इसका जो नवंबर 9 है ना, इसी डे 9 तारीख को, 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, और इसी का कितना 30 ईयर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। अभी लीगल एड इन इंडिया के बारे में हम लोग देख ले, अगर इसका जर्नी कैसे क्या स्टार्ट हुआ टाइमलाइन वाइज, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाइए 19 स्टार मार्क देखिए, यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं 1949। सबसे पहला हम लोग का बॉम्बे गवर्नमेंट कमेटी जो है वो एम्फोसाइज किया था कि एक गवर्नमेंट ड्यूटी है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ठीक है, जिसमें हम लोग का कवरेज ऑफ कोर्ट फी हो गया या लॉयर का फ़ी हो गया, ये सब इसमें कवर होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट बॉम्बे गवर्नमेंट कमेटी, गवर्नमेंट कमेटी। फिर आता है हम लोग का क्या, 1958। 1958 में क्या होता है हम लोग का, तो 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट आता है, जिसमें फ्री लीगल एड जो है वो एक स्टेट का ऑब्लिगेशन है, ये इसमें एम्फोसाइज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, लॉ कमीशन रिपोर्ट आया था। फिर आ जाइए हम लोग का 1970। ठीक है, 1970 में क्या होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एड हुआ था, एंड जो एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट है ना, वो यहाँ पे आया था, जिसको वी आर कृष्णन अय्यर जो थे ना, वो यहाँ पे इसको चेयर किए थे, और उसको ये मैंने बोला गया था कि लीगल एड है वो एक स्टैचूटरी बेसिस है फॉर एवरी सिटीजन। क्लियर, ये हो गया। फिर 1970 के बाद 1976, इसमें क्या होता है हम लोग का, तो लीगल एड जो है उसको फॉर्मुलाइज किया गया था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 39A। तो यहाँ पे आर्टिकल 39A जो है वो इंसर्ट किया गया था। ठीक है, फिर आ जाता है हम लोग का क्या, 1976 हो गया। फिर आता है हम लोग का 1980। 1980 में क्या होता है, जो कमेटी है ना, वो एक कमेटी सेटअप किया गया था, जिससे कि लीगल एड स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, और ये अंडर जस्टिस PN भगवती जो है उनके अंडर में ये कमेटी जो है उसको सेटअप किया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट कमेटी वॉज सेटअप, ठीक है, अंडर जस्टिस PN भगवती, PN भगवती। ठीक है, टू मैनेज लीगल एड एंड प्रोग्राम्स नेशन वाइड। फिर हम लोग का आता है क्या, 1987। 1987 में क्या होता है हम लोग का, तो यहाँ पे ना हम लोग का जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट है वो इनैक्ट किया गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कर लीजिए दैट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, ठीक है, अथॉरिटीज़ एक्ट। ठीक है, ये कब हुआ था हम लोग का, तो 1987 में सेटअप किया गया था या इनैक्ट किया गया था, वॉज इनैक्टेड, वॉज इनैक्टेड। क्लियर, ये हो गया। तो अब जब हम लोग इतना सब कुछ देख लेते हैं, और एक वेरी क्रूशियल टॉपिक है जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना क्या क्या ऐसा प्रोविजंस दिया गया फॉर लीगल एड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे मेंशन कर लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है, प्रोविजंस फॉर लीगल एड, ठीक है, लीगल एड। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हम लोग का आ जाता है 14। ठीक है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो है वो डिनाई नहीं कर सकता है फॉर बिफोर द इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा ऑफ लॉज विद इन इंडिया हर एक सिटीज़न को। क्लियर, फिर हम लोग का आता है क्या, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1। इसमें क्या मेंशन है हम लोग का, तो ये आर्टिकल जो है ना गारंटी देता है कि जो राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन है टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, कोई भी अगर अरेस्ट होता है तो उसके पास ये उसका ये राइट है कि वो अपने लिए एक लीगल
एड जो है या प्रैक्टिशनर है वो हायर कर सकता है, या उसको जो है गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा। क्लियर। देन हम लोग का आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? ये राइट टू फ्री लीगल एड है, एज अ फंडामेंटल राइट इसमें बोला गया है। और ये जो है हम लोग का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर में भी ये आर्टिकल 21 को इसमें डाल दिया गया। ठीक है, फ्री लीगल एड जो है वो हम लोग का राइट टू लाइफ है। फिर हम लोग का आ जाता है क्या? आर्टिकल 39A। व्हाट इज़ दिस आर्टिकल 39A? तो ये हम लोग का इंसर्ट किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो हम लोग का आज यहाँ पे क्या 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, यहाँ पे इनएक्ट किया गया था, और यहाँ पे 1976 में हुआ था। हाँ, 1976 में ये हुआ था। क्लियर। तो ये हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लिए फॉर लीगल एड इन इंडिया। क्लियर। अच्छा, और इसमें आपका इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये चार जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द लीगल एड इन इंडिया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि जो लीगल सर्विसेज एक्ट है ना 1987 में, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 का ये जो आया था, ठीक, क्लियर, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हम लोग का जो एक्ट है ना, वो 3 टियर सिस्टम के तहत वो इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे हम लोग को एक फ्री और कम्पिटेंट लीगल सर्विस जो है ना वो प्रोवाइड कराया जा सके टू एवरी इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो इसमें अब कौन कौन सा 3 टियर सिस्टम में क्या आ जाता है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का 3 टियर सिस्टम में आता है नेशनल लीगल सर्विसेज सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है, जिसको नालसा बोला जाता है, NALSA। नालसा क्या हो गया? नेशनल, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और इसको कौन हेड करता है? तो ये CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इसको हेड करते हैं। देन हम लोग का सेकंड में क्या आता है हम लोग का? तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको SLA से बोला जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में सब सालसा बोलता है। ठीक है, तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, इसको कौन हेड करता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको DLA से बुलाता है। ठीक है, DLSA। इसको कौन हेड करता है? तो ये जो डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं ना वो इसको हेड करते हैं। कौन इसको हेड करते हैं? कौन? डिस्ट्रिक्ट जजेस। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसमें जो फ्री लीगल सर्विसेज है वो कौन कौन से पर्सन्स को मिल सकता है, या कौन कौन से कौन एलिजिबल है इस फ्री लीगल सर्विसेज के लिए? तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी अगर देख लिया जाए, एलिजिबिलिटी, ठीक है, तो कौन एलिजिबल रहते हैं? तो सबसे पहला आ जाते हैं हम लोग के जो SC ST मेंबर्स है वो लोग। ठीक है, SC या ST मेंबर्स वो एलिजिबल है। अच्छा, उसके बाद हम लोग का उसमें वोमेन चिल्ड्रंस भी आ सकता है, फिर विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग और डिजास्टर्स, फिर जो मेंटली इल और डिजेबल्ड पर्सन्स रहते हैं वो लोग, फिर इंडस्ट्रियल वर्कमैन हो गया, पर्सन इन कस्टडी, एंड जो हम लोग के जो इनकम जिनका बिलो रहता है ना, जो हम लोग का लिमिट है 5 लाख फॉर सुप्रीम कोर्ट केसेस, तो वो लोग, तो मैंने उस इनकम से नीचे जो भी पर्सन है वो हम लोग का फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक। अच्छा, और इसमें जो स्टेट है ना वो डिसाइड करता है थ्रेशोल्ड, वो थ्रेशोल्ड डिसाइड करता है जो कि एलिजिबल होंगे अंडर दिस एक्ट। इसको कौन डिसाइड करता है? तो स्टेट डिसाइड करता है। क्लियर। और ये 1 लाख टू 3 लाख के बीच में वैरी करता है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो लोक अदालत है, क्लियर, लोक अदालत का इस्टेब्लिशमेंट कब और कैसे हुआ था? तो लोक अदालत एक्चुअल में है क्या? तो एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको ADR बुलाता है, मैकेनिज्म है ये, जो कि सेटल करता है एमिकेबल केसेस को। क्लियर, जिसमें हम लोग का जो प्री लिटिगेशन मैटर्स रहता है ना वो सबको यहाँ पे ये सेटल करता है। क्लियर। और अगर लोक अदालत के बारे में हम लोग यहाँ पे हाँ ये भी डिस्कस कर लेते हैं। लोक अदालत वेरी इंपॉर्टेंट है। लोक अदालत, ठीक है, ये लोक अदालत क्या होता है? तो सबसे पहला तो ये हम लोग का ADR है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम या सिस्टम में ये काम करता है, जो कि सेटल करता है कोई भी पेंडिंग या प्री लिटिगेशन केसेस को। क्लियर, जिसके कारण जो जुडिशियल के ऊपर जो पेंडेंसी है ना वो रिड्यूस हो जाता है। क्लियर। और सबसे पहला हम लोग का लोक अदालत कब हुआ था या कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, सबसे पहला लोक अदालत कहाँ हुआ था? गुजरात में। कब? इन 1982। क्लियर। और इसमें स्टैचूटरी स्टेटस दिया गया था अंडर दी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, जो हम लोग ऊपर देख रहे थे ना, उसके अंडर में यहाँ पे सबसे पहला लोक अदालत हेल्ड हुआ था गुजरात में 1982 में। ठीक है, और इस ये जो अमेंड हुआ था, जो हम लोग का लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है ना, इसका एक बार अमेंड हो चुका है, जो कि 2002 में हुआ था। और इसको परमानेंट लोक अदालत फिर यहाँ से स्टार्ट होने लगने लगा था, जो कि हर एक सैटरडे को, सेकेंड सैटरडे को, नॉट हर मंथ,
ये मैंने वैरी करता है ये डिफरेंट स्टेट्स में। तो ये इस हिसाब से वहाँ पे जो है ना लोक अदालत होता है हर एक कोर्ट में, ठीक है। और यहाँ पे लोक अदालत कितने टाइप के होते हैं, तो अगर यहाँ पे टाइप्स देखें हम लोग लोक अदालत का, तो लोक अदालत का टाइप्स हम लोग का हो जाएगा। सबसे पहला तो होता है हम लोग का स्टेट लोक अदालत, ठीक है, स्टेट लोक अदालत, ठीक है, अदालत। फिर सेकेंड में हम लोग का सेकेंड में कौन सा टाइप है, तो नेशनल लोक अदालत, ठीक है, नेशनल लोक अदालत, क्लियर। फिर हम लोग का आ जाता है थर्ड में क्या, तो परमानेंट लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत ठीक है। अब जो स्टेट लोक अदालत है ना, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है एज पर द लोकल कंडीशंस और नीड के हिसाब से, क्लियर। और जो हम लोग का नेशनल लोक अदालत है, ये क्वार्टरली हर एक क्वार्टरली पीरियड पे ना ये कंडक्ट कराया जाता है फॉर सेटलमेंट इन, और ये हर एक कोर्ट में होता है। और ये मैंने एक ही दिन का ये हम लोग का लोक अदालत होता है, क्लियर। और ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है, क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। और जो परमानेंट लोक अदालत है ना, ये हम लोग का इस्टेब्लिशमेंट जो है ना बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये किया जा चुका है, जिसके कारण कोई भी अगर प्री लिटिगेटिव मैकेनिज्म है या जो डिस्प्यूट्स है ना रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, वो हम लोग का यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, परमानेंट लोक अदालत में। अच्छा, ये हो गया हम लोग का। अच्छा, अभी तक जो लीगल एड सिस्टम है ना, वो हम लोग का 44.22 लाख पीपल्स तक जो है ये पहुँच चुका है अकॉर्डिंग टू दी 2022 to 25 सर्वे, ठीक है। कितना तक पहुंच चुका है ये, तो ऑलमोस्ट हम लोग का 44.22 लाख पीपल तक, क्लियर। अच्छा, और ये कितना केसेस रिजॉल्व कर चुका है, तो ऑलमोस्ट 23.6 करोड़ केसेस, ठीक है, ये थ्रू लोक अदालत जो है वो सेटल हो चुका है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या रहता है ना, जो अवार्ड्स है उसमें हम लोग का फाइनल और बाइंडिंग रहता है, जिसमें कोई हम लोग अपील, इसके बाद लोक अदालत में कोई भी अगर क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर पास कर दिया गया ना, तो उसके बाद कोई भी हम लोग आगे अपील नहीं कर सकते हैं। ये इसमें सिविल कोर्ट का पावर्स रहता है, और ये अपना खुद प्रोसीजर जो है ना खुद प्रोसीजर सेट करता है, और इसमें कोई भी कोर्ट फी नहीं लगता लोक अदालत में, क्लियर। और इसमें प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी भी रहता है, जैसे कोई भी स्ट्रिक्ट एप्लीकेशंस हो गया, और जो सीपीसी का हो गया या एविडेंस एक्ट का हो गया ना, वो इसमें एप्लीकेशंस यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है, क्लियर। और इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है विद द जजेस, इसमें कोई आपका ना ऐसे वकील का या एडवोकेट का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, क्लियर। ये हम लोग का लोक अदालत के बारे में हो गया। अच्छा, अब जो यहाँ पे हम लोग ऊपर में ये जो नालसा देखे थे ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हम लोग का फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे एक बार नालसा के बारे में हम लोग देख लेते हैं, तो नालसा एक्चुअल में है क्या, ठीक है, या नालसा का हम लोग का रोल क्या है इन दी लीगल सर्विसेज में। तो सबसे पहला तो इसमें ना नालसा जो है इसमें रोल लिख लीजिए ऐसे, रोल, ठीक है। रोल क्या है नालसा का, तो सबसे पहला तो यहाँ पे विक्टिम कंपनसेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, क्या, विक्टिम कंपनसेशन, क्लियर। क्या प्रोवाइड करता है, विक्टिम कंपनसेशन प्रोवाइड करता है थ्रू स्कीम, जैसे हम लोग कंपनसेशन स्कीम हो गया फॉर वुमेन विक्टिम सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट या अदर क्राइम्स के सर्वाइवल्स है ना, उनके मैंने उन वुमेंस के लिए यहाँ पे ये कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। और हम लोग का जो नालसा का मेन एम क्या है, टू प्रोवाइड कंपनसेशन एंड सपोर्ट, जो वुमेंस है ना उनको कंपनसेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि विक्टिम्स है या सर्वाइवर्स ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट और अदर क्राइम्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ना हम लोग का नालसा, ये कैपेसिटी बिल्डिंग भी करता है। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग। और व्हाट इज़ दिस कैपेसिटी बिल्डिंग, तो यहाँ पे जो है ना ये मैंडेट कर दिया गया या स्टैंडर्डाइज कर दिया गया सिलेक्शन प्रोसेस को फॉर लॉयर्स, एंड जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है वो डेवलप करने के लिए फॉर लीगल सर्विस लॉयर्स एंड पैरालीगल वॉल्टियर्स, ठीक है, पीएलवीज के लिए यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग का ये काम करता है नालसा। फिर थर्ड में अगर हम लोग देखें, तो ये सोशल जस्टिस लिटिगेशन, जैसे जो हम लोग का पीआईएल वगैरह हो गया ना, वो सब यहाँ पे मैंने बहुत ही इफेक्टिव रहता है, क्लियर। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, क्या, सोशल जस्टिस लिटिगेशन, लिटिगेशन। अब इसमें क्या होता है सोशल जस्टिस लिटिगेशन में, इसको पीआईएल के फॉर्म में भी जाना जाता है। तो ये नालसा जो है ना, वो एक पीआईएल अगर कोई भी फाइल किया जाता है नालसा में, तो वो पूरा सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट 2014 में एक आया था, उसको रिकॉग्निशन मिलता है द राइट ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ठीक है। अच्छा, और नालसा से आप ये भी यहाँ पे नालसा का रोल अगर देखना चाहें, तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ना प्रिजन लीगल एड भी प्रोवाइड करता है नालसा। क्या प्रोवाइड करता है, प्रिजन लीगल एड,
व्हाट इज़ दिस प्रिजन लीगल एड? तो इसमें जैसे कि एडवोकेट का रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, जो हम लोग का क्या बोलते हैं, ये जेल जेल या प्रिजन वगैरह हो गया ना, वहाँ पे जितने प्रिजनर्स हैं उन सब को जो है ये लुकआउट करता है और ओवरसी करता है। जैसे कि कोई भी अगर कैदी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो उसमें ये नालसा जो है वो एज अ गवर्निंग गवर्निंग मत बोलिए, एज अ पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ये अपना रोल प्ले करता है। क्लियर? फिर फिफ्थ में आप ये बोल सकते हैं दैट लीगल एड, ये मेंशन कर लीजिए, लीगल एड एंड असिस्टेंस। क्लियर? लीगल एड एंड असिस्टेंस। तो इसमें जैसे कोई भी एडवोकेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, फिर फ़ी पेमेंट का जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन हो गया, जैसे कि ड्राफ्टिंग होता है, फिर ट्रांसलेशंस, ये सब है जो ना यहाँ पे ये बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीडिंग्स में भी ये हम लोग का रोल प्ले करता है नालसा। क्लियर? अच्छा, तो ये हम लोग का डिफरेंट रोल्स हो गया नालसा का, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और इसमें आपका कुछ अगर, हाँ, अब ना कुछ चैलेंजेस है लीगल एड इन इंडिया में ना, कुछ चैलेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है? चैलेंजेस। अब व्हाट आर दिस चैलेंजेस? तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, सबसे पहला चैलेंज तो हम लोग का है कि जो हम लोग का लीगल एड है ना इंडिया में, वो बहुत ही ज़्यादा अंडर फंडिंग में चल रहा है वो। ठीक है? तो आप ये लिख सकते हैं, अंडर फंडिंग। व्हाट इज़ दिस अंडर फंडिंग? तो जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट हो गया ना, जो कि इंडिया पर कैपिटा फ्री लीगल एड को जो मिला हुआ है, जो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा माने क्रिटिकल कंडीशन पे और बहुत ज़्यादा लो है। जैसे कि अगर बोला जाए तो 0.75 पर कैपिटा एनुअली जो है यहाँ पे हम लोग का दिया जाता है फॉर द फ्री लीगल एड। ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा अंडर फंडिंग में है। फिर अगर सेकेंड पॉइंट अगर यहाँ पे आप लोग लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि डिजिटल डिवाइड भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। डिजिटल डिवाइड, नाउ व्हाट इज़ दिस डिजिटल डिवाइड? इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। डिजिटल डिवाइड में होता है जैसे कि टेक प्रोग्राम्स हो गया, जैसे टेली लॉ हो गया, एग्जिस्ट करता है। फिर उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रूरल एरियाज़ तक जो है ना वो लिमिटेड है, वहाँ तक बहुत ही माने लिटरेसी रेट भी अगर देखा जाए, या जो इंटरनेट जो है ना जो इंटरनेट भी बहुत सारे रूरल एरियाज़ में जो है ना प्रोवाइडेड नहीं है। तो एक डिजिटल बैरियर या डिजिटल डिवाइड भी यहाँ देखने को मिलता है। यार पहले भी हम क्या है, ये पॉइंट आप लोग जो है ना मेंस के आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं दैट 33.33% ऑफ दी रूरल एरियाज़ को जो है ना इंटरनेट एक्सेस मिला हुआ है। ठीक है? और 67% जो है, और अर्बन में कितना है? अर्बन में 67% है इन अर्बन एरियाज़ में। ठीक है? तो अगर ये रेशियो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लो रेशियो है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप आ जाइए थ्री में, जो लीगल लिटरेसी और अवेयरनेस है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है। लैक ऑफ अवेयरनेस। क्लियर? एंड लीगल लिटरेसी। ठीक है? ओनली 15% ऑफ द रूरल रेसिडेंट है ना वो अवेयर है दैट ये फ्री लीगल सर्विसेज जैसा भी कोई चीज़ है इंडिया में, जो कि नालसा रिपोर्ट 2022 के हिसाब से। ठीक है? कितने लोग को पता है? ओनली 15% ऑफ द रूरल। ठीक है? रूरल एरियाज़ को अबाउट दिस नालसा पता है। ठीक है? उसके बाद आप बोल सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा सब स्टैंडर्ड है। क्लियर? तो क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? तो लीगल एड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुअर या ऑफन पुअर लीगल एड यहाँ पे प्रोवाइड मैंने मिलता है, क्योंकि हम लोग का जो रिम्यूनरेशन हो गया या हाई वर्कलोड इतना ज़्यादा हाई है ना, कि हम लोग का जो एडवोकेट्स है वो यहाँ पे फ्री लीगली या फ्री लीगल एड यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाते। ठीक है? तो ये सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ लिखें, हाँ, और एक चीज़ फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए, 5 पॉइंट सभी का। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं जो फिजिकल आउटरीच है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो लिमिटेड फिजिकल आउटरीच। ठीक है? व्हाट इज़ दिस लिमिटेड फिजिकल आउटरीच? तो वन लॉयर जो है ना हर एक 10,000 पीपल के लिए इन रूरल एरियाज़ में ना, हम लोग का सिर्फ एक लॉयर है ओवर दी 10,000 पीपल। और अर्बन एरियाज़ में अगर देखा जाए तो एक लॉयर है फॉर एवरी 1,000 पीपल्स या सिटीजन्स। ठीक है? जो कि बहुत ही ज़्यादा लो अवेबिलिटी रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है इन दी रूरल एरियाज़। ठीक है? तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट चैलेंजेस था जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे। ठीक है? जो रोल्स है नालसा का, रोल ऑफ नालसा, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, रोल ऑफ नालसा।
ठीक है, चैलेंजेस ऑफ लीगल एड, ठीक है, लीगल एड। तो ये सब और लोक अदालत के बारे में हम लोग देख लिए। पहला लोक अदालत कब हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, 1982 में हुआ था। क्लियर। और कितने टाइप्स ऑफ लोक अदालत होते हैं, स्टेट लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत। क्लियर। तो ये हम लोग इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या आने वाला है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सुप्रीम कोर्ट ऑन एसेंट टू बिल्स। ये जो एसेंट टू बिल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। क्यों था, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ना एक 5 जज बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट में इन द 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 में बैठा था। और इसमें ये बोला गया था कि कोर्ट जो है ना, वो कोई भी टाइमलाइंस जो है वो इम्पोज नहीं कर सकता है फॉर मेकिंग डिसीजंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट को कितने दिन में बिल पास करना है, ठीक है, बिल को एसेंट देना है, इसके लिए कोई भी कोर्ट जो है ना, वो टाइमलाइन फिक्स या इम्पोज नहीं कर सकता। और जो गवर्नर है ऑन ग्रांटिंग दी एसेंट टू बिल्स, ठीक है, जो बिल्स को एसेंट देने के लिए कोई भी ऐसा टाइमलाइन यहाँ पे जो है वो इम्पोज नहीं कर सकता। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट हम लोग का यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि और इसमें कौन सा आर्टिकल यहाँ पे ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, आर्टिकल 200 और 201 में ये मेंशनड है। ठीक है, क्या, दैट एनी कोर्ट, ठीक है, कैन नॉट इम्पोज, ठीक है, क्या इम्पोज नहीं कर सकता, टाइमलाइन, ठीक है, टाइमलाइन फॉर डिसीजन, फॉर डिसीजंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड द गवर्नर, एंड द गवर्नर, किस लिए, तो ऑन एसेंट ऑफ बिल, एसेंट ऑफ बिल। ठीक है। अच्छा, और यही चीज़ जो है ना, अप्रैल 2025 में ये देखा गया था, जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट जो है वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दिया था फॉर गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द बिल अंडर आर्टिकल 200 एंड 201 में। क्लियर। और आर्टिकल 143 में ये प्रोविज़न दिया गया प्रेसिडेंट को कि वो ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से ऑन सिग्निफिकेंट लीगल और फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी में जो प्रेसिडेंट जो है फिर वो सुप्रीम कोर्ट पे जाके दोबारा से रीअपील करके ना ये यहाँ पे ये ऑर्डर्स जो है यहाँ पे पास हुआ था फिर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आर्टिकल 200 और 201 जो है ना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स में जो है ना क्वेश्चन आने का चांसेस हाई है। तो आर्टिकल 200, अब ये आर्टिकल 200 में क्या क्या चीज़ मेंशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ देख लेते हैं। कोई भी बिल है वो अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर से पास होता है, ठीक है, और तो उसको प्रेजेंट किसके पास और गवर्नमेंट के पास जाता है, तो गवर्नमेंट के पास 4 ऑप्शन रहता है। ठीक है, क्या क्या 4 ऑप्शंस रहता है, 4 ऑप्शंस विद द गवर्नमेंट, विद द गवर्नमेंट बोलना, सॉरी, गवर्नर, गवर्नर। क्या क्या 4 ऑप्शन रहता है, सबसे पहला ऑप्शन तो हम लोग का, या तो वो बिल को एसेंट दे दें, ठीक है, एसेंट टू द बिल। सेकेंड में क्या है कि जो एसेंट है उसको विथहोल्ड कर ले और बिल को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो विथ होल्ड एसेंट एंड रिजेक्ट द बिल। ठीक है, और फिर थर्ड ऑप्शन क्या है यहाँ पे, तो जो बिल है उसको रिटर्न कर दे रिकन्सिडरेशन के लिए बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन। क्लियर। और फिर फोर्थ में क्या आ जाता है, जो बिल है उसको रिजर्व कर ले फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। ठीक है, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। क्लियर। ये हम लोग आर्टिकल 200 के बारे में देखें। अब आर्टिकल 201 में क्या है, तो सबसे पहला हम लोग का आ जाता है, इसमें जो है ना कोई भी बिल जो है अगर रिजर्व कर लिया जा रहा है, गवर्नर है उसको रिजर्व कर ले रहा है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे 2 ऑप्शन रहता है। क्या क्या, सबसे पहला जो, 2 ऑप्शन नहीं, मतलब एक ही बोल सकते हैं, ऐसे 2 ऑप्शन रहता है, जैसे कि या तो वो बिल को डिक्लेयर करेगा या माने या तो एसेंट देगा, या उसको विथहोल्ड कर लेगा एसेंट देने के लिए, या और उसको रिटर्न कर देगा फॉर द कंसिडरेशन टू द लेजिस्लेचर। क्लियर। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं
एसेंट दे सकता है बिल को, ठीक है, एसेंट टू द बिल, क्लियर। और अब यहाँ पे लिख सकते हैं दैट विथ होल्ड एसेंट, ठीक है, या रिटर्न कर सकता है फॉर रिकन्सिडरेशन, रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन, क्लियर। और इसके लिए ना 201 में ये जो रिटर्न या विथहोल्ड जो एसेंट को, बिल को जो है एसेंट से विथहोल्ड कर लेने के लिए ना, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाइड टाइमलाइन यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, क्लियर। तो ये चीज़ आपका ध्यान में रखिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत ही दिन तक ये चर्चा में था, क्लियर। अच्छा, और इसमें अगर हम बता दें तो बस, ठीक है। तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट हो गया इस न्यूज़ को लेकर, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, खाली ये आर्टिकल 200 और 201 जो है ये याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग का क्या है या टॉपिक क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दी जुडिशरी, क्लियर। तो अब ये न्यूज़ में क्यों था हम लोग का, तो यहाँ पे क्या होना, सुप्रीम कोर्ट का जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग जो है ना, वो एक वाइट पेपर रिलीज़ किया है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जुडिशरी, इसलिए ये न्यूज़ में था अभी। तो ये चांसेस है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट चांसेस है कि आ सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जो ये पेपर, वाइट पेपर जो रिलीज़ किया गया ना बाय द सुप्रीम कोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग, इसमें ये मेंशन्ड है, और ये मैंने जो एआई है ना उसका सेफ यूज़ कैसे किया जा सकता है इन दी जुडिशरी, और उसका एथिकल चैलेंजेस क्या हो सकता है, जो रिकमेंडेशंस है वो भी ऑफ़र किया गया इस पे वाइट पेपर में, और जितना भी इंटरनेशनल केस स्टडीज़ है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है टू इलस्ट्रेट इमर्जिंग रिस्क, क्लियर। ये सब हम लोग का इम्पोर्टेंट, इसलिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और जो रिपोर्ट है उसका अगर हाईलाइट्स हम लोग देखें, ठीक है, हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट कौन इशू किया है, सुप्रीम कोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग, ठीक है, SCCRP बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस रिपोर्ट में क्या क्या हाईलाइट्स है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो रिस्क और एथिकल चैलेंजेस क्या आ जाता है, ठीक है, रिस्क एंड एथिकल चैलेंजेस, ठीक है, व्हाट आर द रिस्क एंड एथिकल चैलेंजेस। तो सबसे पहला तो हम लोग कहा जाता है जो एल्गोरिदम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बायस्ड है। कैसे, सबसे पहला वन में लिख लीजिए, एल्गोरिदम बायस, ठीक है। जैसे कि ना यहाँ पे जो यूएस कंपास टूल है, ठीक है, वो चैलेंज किया गया था उसको इन दी स्टेट वर्सेस लूमिस, जिसमें हम लोग का पोटेंशियल रेशियल बायस देखने को मिला था इन दी एआई। अगर हम लोग का लीगली अगर देखा है जुडिशरी के अगर कंपेयर किया जाए एआई को, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हम लोग का रेशियल बायस देखने को मिला था इसके एल्गोरिदम, एआई के एल्गोरिदम में, ठीक है। सेकेंड नंबर में आप लोग ये मेंशन कर सकते हैं दैट जैसे जो डीप फेक्स हो गया एंड एविडेंस मैनिपुलेशन, वो भी किया जा सकता है यूजिंग एआई। फिर जो हम लोग का कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क है, प्राइवेसी है, ये सब भी यहाँ पे रिस्क पे आ जाता है, प्राइवेसी भी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न्स है, वो भी यहाँ पे हम रिस्क में देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं डीप फेक्स, क्लियर, डीप फेक्स एंड एविडेंस मैनिपुलेशन एंड एविडेंस मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन रिलेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड में हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं दैट जो कंटेंट है उसको फैब्रिकेट किया जा सकता है, वही चीज़ हम लोग का हो गया एविडेंस मैनिपुलेशन में। या जो हेलुसिनेशंस है वो भी यहाँ पे देखा जाता है, जैसे कि जो यूएस केस में हम लोग का एक रॉबर्टो मार्टा वर्सेस एवियांका एंड कुमर वर्सेस लिंडेल, ठीक है। मैंने दो केसेस हैं यहाँ पे, रॉबर्टो मार्टा वर्सेस एवियांका और एक कुमर वर्सेस लिंडेल, ये दो केसेस है। इसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जो कंटेंट है उसको फैब्रिकेट यहाँ पे किया जा सकता है यूजिंग दी एआई, ठीक है। अच्छा, उसका थर्ड में आप ये लिख लीजिए जो लॉस ऑफ ह्यूमन जजमेंट हो गया या ओवर रिलायंस है ना, वो ख़त्म हो सकता है यहाँ पे हम लोग का। जो हम लोग का जुडिशियल डिस्क्रिशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा इफ़ एआई इज़ यूज्ड इन दी विद द जुडिशरी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट ओवर रिलायंस,
ठीक है, ओवर रिलायंस एंड लॉस ऑफ ह्यूमन जजमेंट, लॉस ऑफ ह्यूमन जजमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट ये था रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द जुडिशरी, जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हम और कुछ बोले तो बस इसमें और ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, नहीं इसमें ना और एक पॉइंट हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अगर हम लोग इनिशिएटिव्स देखें, हाँ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटिव्स, ठीक है, अब इनिशिएटिव्स क्या क्या लिया गया है फॉर दिस एआई, तो इन इंडिया और ग्लोबली ना, तो हम लोग वो उसमें कंपैरिजन या देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे लिया गया। तो अगर इंडिया में देखा जाए इनिशिएटिव्स क्या क्या है, इंडिया, ठीक है, तो सबसे पहला तो हम लोग का टेरेस है, जो कि एक एआई बेस्ड ट्रांसक्रिप्शन है। फिर लेग RAA है, जो लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट, ये सब जो यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे ना ये सब आप ऐसे मेंशन कर लीजिए, सुभाष, ये भी लिख लीजिए SUVAS। ठीक है, सुभाष क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, जो कि हम लोग का 36,000 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ना, उसको 19 इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया है यूजिंग दिस सुभाष। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख ही लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, विधिक, ठीक है, विधिक अनुवाद, अनुवाद सॉफ्टवेयर। क्लियर, फिर हम लोग का सुभाष हो गया। फिर टेरेस लिख लीजिए एक, टेरेस, टेरेस क्या है, तो हम लोग का एक एआई बेस्ड ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फिर हम लोग का एक लेग रा, ठीक है, इसको लीगल रिसर्च एनालिसिस, एनालिसिस असिस्टेंस, असिस्टेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए सुपेस, सुपेस, ठीक है, सुपेस क्या हम लोग का, तो सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या था, पोर्टल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस, फॉर असिस्टेंस, ठीक है, इन कोर्ट एफिशिएंसी, इन कोर्ट एफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आज ये हम लोग का सुपेस हो गया, और एक था हम लोग का क्या नाम है इसका, ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, इसमें क्या, तो एक एआई टूल है जो कि टैकल करता है जो भी केसेस जो बैकलॉग पे चल रहे हैं ना, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हो रहा है उसको टैकल करने के लिए ये एआई जनरेट किया गया या क्रिएट किया गया। ठीक है, ये तो इंडिया का हो गया। अब अगर ग्लोबली देखा जाए, ग्लोबली व्हाट आर द ग्लोबली इनिशिएटिव्स टेकन फॉर द एआई एंड जुडिशरी, तो सबसे पहले तो हम लोग का ईयू जो है ना, यूरोपियन यूनियन, वो एक एआई एक्ट रेगुलेटिंग लाया, एआई एक्ट रेगुलेट किया है, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी अगर हाई रिस्क जुडिशियल एआई सिस्टम जो है ना, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हो जाएगा जुडिशियल सिस्टम अगर उसमें एआई को इंक्लूड किया जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहला तो ईयू, उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील क्या है, तो एक एथोस नाम का एआई जनरेट किया गया है। फिर सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर क्या है, तो लॉ नेट एआई, लॉ नेट एआई। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का आ जाता है क्या, OECD। व्हाट इज़ दिस OECD, तो ये पब्लिक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो पब्लिश किया है इसमें 2019 में, जो कि फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल स्टैंडर्ड है फॉर एआई। क्लियर, फिर हम लोग का आ जाता है क्या, यूनेस्को, यूनेस्को, व्हाट इज दिस यूनेस्को,
तो ये हम लोग का जो है ना, ये रिकमेंडेशन ऑन द इफेक्ट एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो ग्लोबल टूल किट है ना ऑन एआई, इसको ये पब्लिश करता है, और जो रूल ऑफ लॉ है वो भी पब्लिश करता है यूनेस्को। क्लियर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हम लोग देख लें जो कि इंडिया एंड ग्लोबली जो है एक्सेप्ट किया गया है टू लिंक द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द जुडिशरी। क्लियर। ये हो गया हम लोग का। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग क्या आने वाला है। तो प्रिजन्स इन इंडिया 2025 रिपोर्ट। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो हम लोग का सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग जो सुप्रीम कोर्ट का है ना, वो ये नोटिस मैंने इस रिपोर्ट को भी वो पब्लिश किया है, और इसमें एग्जामिन किया गया है जो प्रिजन्स का जो प्रिजन्स है ना, उसको मैनुअली एग्जामिन किया गया है। स्टीरियोटाइप्स उसके लिए जो भी स्टीरियोटाइप्स सेटअप हो रखा है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, वेजेस कितना अंदर में जो प्रिजन्स कैदी रहते हैं ना, वो लोग कुछ काम करते हैं, ठीक है, तो उनको वेजेस कितना मिल रहा है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कितना देखने को मिला है इन द प्रिजन्स, फिर जिसमें हम लोग का ह्यूमन राइट्स जो है ना पूरा उसमें इंक्लूड करके और प्रपोज भी किया गया है, और जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अप्रोच किया गया है विद दिस रिपोर्ट। ठीक है। तो क्या क्या इश्यूज देखने को मिलता है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं इश्यूज इन इंडियन प्रिजन्स। ठीक है। तो क्या क्या इश्यूज देखने को मिलता है, ये वो है, हाँ, प्रिजन्स। तो चलिए इश्यूज पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टीरियोटाइप जो है, सबसे पहला क्या है, स्टीरियोटाइप। इसमें क्या होता है ना, जो बहुत सारा प्रिजन का जो मैनुअल है ना, वो मैंने ऐसा सोचा था कि प्रिजन का जो वर्क है रिलेटेड टू कंजर्वेंसी और जो सैनिटेशंस है, ठीक है, जो कि फिज़िकली कैदी लोग के थ्रू कराया जाता है, या जो हम लोग का कैरेक्टर हो गया उससे, कोई भी अगर प्रिजन में चला जाता है तो उसका कैरेक्टर ख़राब है, ये वो जो बोला जाता है ना, जिस कारण कोई भी अगर हायरार्कियल व्यू ऑफ लेबर है ना, वो भी यहाँ पे परपिचुएट होता है बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप्स। क्लियर। ये हो गया। फिर हम लोग का सेकेंड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कास्ट का भी बायसनेस देखने को मिलता है, कास्ट बायस। अब इसमें क्या होता है कास्ट बायस में, तो जैसे कुछ प्रिजन के जो मैनुअल्स है वो कंटिन्यू होते हैं टू रिमेन, हम लोग का कोई भी अगर प्रिजन का वर्क बेस्ड है ना ऑन कास्ट आइडेंटिटी, तो वैसे दिया जाता है। जैसे कोई अगर ब्राह्मण अगर कोई कैदी जा रहा है उसमें, तो उसको उससे जो है ना मंदिर वगैरह, क्योंकि अंदर प्रिजन्स में मंदिर वगैरह भी रहते हैं, तो मंदिर का काम कराया जाएगा। अगर कोई लोअर कास्ट से जा रहा है तो उसको थोड़ा लो ग्रेड में काम कराया जाएगा। तो ये सब जो है बहुत सारा यहाँ पे कास्ट का भी बायसनेस देखने को मिल रहा है इन दी इंडियन प्रिजन्स। ठीक है। फिर थर्ड में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो बोल सकते हैं कि हम लोग का वेज का है ना वो डिस्पैरिटी देखने को मिल रहा है। आप ये मेंशन कर लीजिए यहाँ पे, वेज डिस्पैरिटी। व्हाट इज़ दिस वेज डिस्पैरिटी। तो वेज डिस्पैरिटी में ये देखने को मिलता है ना कि हम लोग का जो 20 रुपीज़ 20 से लेके 524 तक कर्नाटका में, जो कि सबसे लोएस्ट या मिनिमम वेज अगर बोला जाए ना, तो जो 20 रुपीज़ जो बोले ना, ये मिज़ोरम में सबसे लोएस्ट वेज दिया दिया जाता है पर डे टू एनी प्रिजनर, और रुपीज़ 524 इन कर्नाटका सबसे हाईएस्ट हो गया। ठीक है। तो वेज का भी डिस्पैरिटी यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग का अगर फोर्थ नंबर में देखें तो ओवर क्राउडिंग, वेरी क्रिटिकल इशू है ये, ओवर क्राउडिंग, जो कि इंडियन प्रिजन्स में देखने को मिलता है। जो प्रिजन्स का ऑक्यूपेंसी रेट है ना, वो अभी 131.4% है, और जो 3 आउट ऑफ एवरी 4 प्रिजनर्स है ना, वो अभी भी अंडर ट्रायल पे, मतलब उनका अभी तक कोई उनको अभी तक दोषी करार दिया भी नहीं गया, और वो लोग अभी जेल में है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 आउट ऑफ 4 प्रिजनर्स जो अभी अंडर ट्रायल पे चल रहे हैं, और जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 131.4% का यहाँ पे देखने को मिलता है इन दी इंडियन प्रिजन्स। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आप इसमें अगर देखें तो जो वुमेन प्रिजनर्स है ना, ये मेंशन कर लीजिए, वुमेन प्रिजनर्स। अब जो वुमेन प्रिजनर्स है वो जो मैनुअली है ना, वो एक्सप्लिसिटली ऐसे प्रोवाइड नहीं किया गया फॉर द राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस, जो कि हम लोग का एक वुमेन प्रिजनर को जो है ना वो लिमिट में डाल देता है, क्योंकि वो डोमेस्टिक टास्क जैसे कुकिंग, फिर हम लोग का जो इक्वल एक्सेस टू वर्क है ना उसके लिए वो डिनाई करते हैं। तो ये सब चीज़ वुमेन प्रिजनर्स को भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है इन द इंडियन प्रिजन्स। क्लियर। और जो लीगल एड हम लोग ऊपर जो डिस्कस किए थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव है फॉर द प्रिजनर्स इन इंडिया। ठीक है। सॉरी। अच्छा, उसके बाद इसमें आ जाइए, और इसमें क्या डिस्कस कर लें बस।
यही है। और इस 2025 में जो रिपोर्ट आया था ना, उसमें ऐसा सच और कुछ ऐसा नहीं डिस्कशन किया गया, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या आ जा रहा है यहाँ पे, तो मॉडल यूथ ग्राम सभा, MYGS। ठीक है। अब ये MYGS है क्या? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ कोलैबोरेट करके MYGS यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये MYGS है क्या? तो MYGS अगर इसके बारे में देखें तो एक पायनियरिंग इनिशिएटिव है, जिससे कि जो हम लोग का जन भागीदारी है ना, जन भागीदारी जो बोला जाता है ना, वो स्ट्रेंथन होगा। और जिससे हम लोग का लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेटरी रेट बढ़ेगा बाय एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन सिमुलेटेड ग्राम सभा सेशंस। क्लियर? तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट इट इज़ अ पायोनियरिंग इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, ठीक है, टू स्ट्रेंथन, टू स्ट्रेंथन जन भागीदारी, जन भागीदारी। क्लियर? और इसमें जो हम लोग का पार्टिसिपेटरी, और ये लिख सकते हैं दैट टू इंक्रीजेस पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इन लोकल गवर्नेंस, इन लोकल गवर्नेंस। क्लियर? और ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइन किया गया इसको। और ये जो है ना अक्रॉस जवाहर नवोदय विद्यालय, जो JNVs होते हैं, फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हो गया, EMRS, ये सब जगह जो है इसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। और जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, ये सब जगह भी इसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। तो इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए, इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ होगा, तो JVMs, सॉरी JVM बोलना है, JNVs, ठीक है। JNV क्या हम लोग का, तो जवाहर नवोदय विद्यालय, एंड हम लोग का EMRS, ठीक है, EMRS। EMRS क्या हम लोग का, तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हो गया, और एक है हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स। क्लियर? तो इसमें क्या हो गया, JNVs, अब जो यहाँ पे JNV लिखे ना, ये JNV एक्चुअल में है क्या, JNV, तो ये जो है ना हम लोग का रेसिडेंशियल स्कूल्स रहता है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया है अंडर NEP, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 1986, ठीक है। तो इस्टेब्लिश्ड अंडर, EU लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, अंडर NEP 1986, ठीक है। और इसमें जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है टू रूरल चिल्ड्रन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। देन हम लोग का जो EMRS जो देखे थे हम लोग, EMRS, व्हाट इज दिस EMRS, तो इसका मेन एम है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू SCs, ठीक है। तो मेन एम इसका क्या है, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू STs, ठीक है, टू STs। अच्छा, और ये इन जितना भी एरिया ना 50% ऑफ ST पॉपुलेशन को ये अभी तक कवर कर चुका है। तो EMRS जो है ना बहुत ही एक इफेक्टिव वे में जो है ये अपना काम कर रहा है। क्लियर? अच्छा, अब अगर MYGS का अगर मेन ऑब्जेक्टिव्स अगर देखना, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एडुकेट स्टूडेंट अबाउट द पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आप लिख ही सकते हैं एम ऑफ MYGS, ठीक है। एम क्या है, तो सबसे पहला तो एडुकेट स्टूडेंट, एडुकेट स्टूडेंट्स अबाउट पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम। उसके बाद हम लोग आ जाइए, जो लीडरशिप स्किल्स है वो यहाँ पे डेवलप कराया जाता है और स्ट्रेंथन कराया जाता है लोकल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। तो डेवलप, क्या डेवलप कराया जाता है यहाँ पे, लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, क्लियर। फिर आप बोल सकते हैं जो रियल लाइफ का जो भी प्रॉब्लम्स है
उसको अंडरस्टैंड करने में ना, ये उसको उसका अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथन करने में जो है ये उसको प्रमोट करता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं दैट प्रमोट अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ठीक है, प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल लाइफ। क्या रियल लाइफ का, तो गवर्नेंस चैलेंजेस, गवर्नेंस चैलेंजेस। ये अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का एडुकेट डेवलप प्रमोट हो गया हम लोग का। फिर आ जाइए जो पार्टिसिपेशंस है इन ग्राम सभा उसको इनकरेज करता है एंड लोकल गवर्नेंस। क्लियर, इनकरेजेस पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन क्लियर, इनकरेजेस पार्टिसिपेशन इन ग्राम सभास। क्लियर, एंड लोकल गवर्नेंस एंड लोकल गवर्नेंस। क्लियर, तो ये एम वाई जी एस जो है ना, इसका ये ऑब्जेक्टिव हो गया या एम बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का जो भी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे एम के बारे में वो हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, अच्छा ओके, खत्म है ये हम लोग का। तो ये हम लोग का लास्ट था इन दी पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हम लोग का यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो नवंबर मंथ का था वो। क्लियर, तो नवंबर आई गेस ये हम लोग का कौन सा कर रहे थे, 1 सेकेंड है, कन्फ्यूज़न है। दिसंबर का था, सॉरी। ठीक है, दिसंबर मंथ का हम लोग का जो यहाँ पे था ये हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपको यहाँ पे इसमें कोई भी दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं रखते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे अभी रेडी हो रहा है, उसका फिर बहुत ही जल्द उसका भी वीडियो आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी अगर डाउट रहे तो उसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज रखते हैं यहीं पे, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।